चलेंगे 66 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज। इसका क्या था, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर आपका कौन सा पर्वत पाया जाता है? नमचा वर्मा। कौन सा वर्मा पाया जाता है? नमचा वर्मा। तो हिमालय देखिए, हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था आपका? नांगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत पड़ता है? नांगा। नांगा पर्वत से लेकर कहाँ तक था आपका? नमचा वर्मा। नमचा वर्मा आपका कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी राज्य में पाया जाती है? अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालय का विस्तार आपको जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक पड़ता है? नमचा वर्मा तक। जहाँ अगर हिमालय की बात किया जाए तो हिमालय आपका कितना लंबाई फैला हुआ है? आपका 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर में फैला हुआ? 2500 किलोमीटर में। हिमालय को कितने भागों में बांटे थे? 4 भाग में। हिमालय कितने भागों में था? 4 भाग में था। पहले हिमालय को, सबसे ऊपर वाले को क्या कहा गया? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय कहा गया? ट्रांस हिमालय। दूसरे हिमालय को क्या कहा जाता? बृहद हिमालय। दूसरे हिमालय को क्या कहा जाता? बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता। तीसरे हिमालय को क्या कहा जाता? मध्य या लघु हिमालय। क्या कहा जाता? मध्य या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता। वहीं आपका सबसे लास्ट में कौन सा आता? शिवालिक हिमालय। कौन सा आता? शिवालिक। तो शिवालिक की हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता। इन सभी हिमालय में सबसे ऊंचा आपका कौन सा है? बृहद हिमालय। सभी हिमालय में सबसे ऊंचा कौन सा था? बृहद हिमालय। इसकी औसतन ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर। बृहद हिमालय की ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर। उसके बाद आता है गारो की पहाड़ी। गारो और खांसी की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? आपका मेघालय। गारो, खांसी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? मेघालय राज्य में पाई जाती है। और खांसी पहाड़ी पर ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मानसीराम आपका कहाँ पे पाया जाता है? खांसी पहाड़ी पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बारिश आपका कहाँ होता है? मानसीराम। मानसीराम के कौन सी पहाड़ी पर होता है? खांसी पहाड़ी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताएंगे इसका आंसर। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है कहाँ पे आपका? अनाईमुड़ी। कहाँ पे मिलता है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितना है? 2695। कितना है? 2695 मीटर में है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो कौन सा? अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695। अनाईमुड़ी किसकी ऊंची चोटी है? अन्नामलाई। किसकी ऊंची चोटी है? अन्नामलाई। उसके बाद दूसरा आपका सी ऑप्शन में दिया है कौन सा? डोडा बेटा। डोडा बेटा आपका, डोडा बेटा की ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। कितना मीटर है? 2637। जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। दोदा बेटा किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। दोदा बेटा की ऊंचाई कितना आपका? 2637 मीटर है। उसके बाद आपका बीच में आता कलसुबाई की पहाड़ी। कलसुबाई की पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कलसुबाई की पहाड़ी कहाँ पाया जाता? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? कलसुबाई की पहाड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हुआ? अनायमोदी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएंगे। भारत में शक्तिशाली एलिनो का कारण क्या बनता है? इस सूखा का कारण बनता है। क्या बनता है आपका? सूखा। हम लोग आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे एलिनो का काम क्या होता है। एलिनो आपका पूर्वी तट पे चलता है। यह गर्म जलधारा होती है। एलिनो कैसी जलधाराएं होती है आपकी? गर्म जलधारा। यह पेरू के तट पर चलती है। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा बाढ़ लाने का काम कौन करती है? आपका एलिनो। दक्षिण अमेरिका में आपका देखिए टोटल महाद्वीप कितनी है? आपका 7 महाद्वीप। टोटल महाद्वीप कितना आपका? 7 महाद्वीप है। इधर आपका कौन हो गया? ये एशिया हो गया। और नीचे वाला ही कौन हो जाता है आपका? अफ्रीका हो जाता है। इधर कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर आपका कौन सी चलती है? एलिनो। कौन सी चलती है? एलिनो। एलिनो कैसी जलधारा है आपकी? गर्म जलधारा। और दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा बारिश लाने का काम कौन करती है? मतलब सबसे ज्यादा बारिश कौन कराती है? एलिनो। और एलिनो जब आपका भारत के आसपास पहुंचती है तो यह क्या हो जाता है? धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण भारत में किसका कारण बनता है? सूखा का कारण। किसका कारण बनता है? सूखा का कारण बनता है। चलेंगे नेक्स्ट। बताएंगे। सुंदरबन क्षेत्र में क्या आता है आपको? सघन मैंग्रोव वन। सुंदरबन में आपका क्या पाया जाएगा? सघन मैंग्रोव वन पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय के बारे में हम लोग जान, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सघन मैंग्रोव वन पाया जाता है। बताएंगे इसको। केगा।
केगा कह रहा है कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मंगलोर के निकट है और यहाँ पर आपका क्या है, न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र। केगा एक प्रकार का क्या विद्युत संयंत्र है। अपने भारत में विद्युत संयंत्र कितना पाया जाता है, 8 गो। भारत में कितना विद्युत संयंत्र पाया जाता है आपका, 8 विद्युत संयंत्र पाया जाता है। इसको देख लेते हैं हम लोग। भारत में परमाणु संयंत्र की बात किया जाए तो क्या गो पाया जाता है, 8 गो परमाणु संयंत्र पाया जाता है। टोटल कितना भारत में परमाणु संयंत्र, 8 है। पहला में आपका कौन आता है, पहला पहला में हो जाएगा आपका तारापुर। पहला कौन हो गया, तारापुर। तारापुर के बाद आपका कौन आता, तारापुर के बाद आपका आ जाएगा रावत भाटा। रावत भाटा तारापुर। दूसरा कौन आता, रावत भाटा। तीसरा बात करेंगे कौन हो जाएगा, काकरपारा। काकरपारा कौन सा हो गया, काकरपारा। तो कौन कौन देखे, तारापुर, रावत भाटा, तीसरा कौन हो गया, काकरपारा। उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद चौथा नंबर पे आपका कौन हो जाएगा, काकरपारा के बाद हो जाएगा आपका तारापुर हो गया, रावत भाटा, काकरपारा। काकरपारा के बाद आपका आ जाएगा एक केगा भी आता है, केगा, केगा भी आता है। पांचवा में कौन हो जाएगा, कुंडनकुलम भी हो जाएगा, कुंडन कुलम कौन हो जाएगा, कुंडनकुलम। छठा प्यार आपका कौन हो जाएगा, एगो कलपक्कम। कलपक्कम भी पाया जाता है, कलपक्कम हो गया। कैगा तो हो गया, एक और बच रहा है नरोरा। नरोरा जो कि आपका कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश। नरोरा कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश। एक और है आपका, कौन सा है, कुंडनकुलम। कुंडनकुलम तो हो गया। तारापुर, रावत भाटा, काकपारा, केगा, कुंडनकुलम और कौन हो गया, काकपारा, नरोरा। नरोरा के अलावा एक और आता है आपका जेतपुरा। क्या नाम आता है, जेतपुरा। 9वां नंबर पे, 8वां नंबर पे देखेंगे तो क्या आता है, जेतपुरा। देखेंगे तो तारापुर, तारापुर आपका विद्युत संयंत्र कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र। तारापुर विद्युत संयंत्र आपका कहाँ पे पाया जाता, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तारा विद्युत संयंत्र कहाँ हो गया, महाराष्ट्र। रावत भाटा की बात करेंगे तो राजस्थान। रावत भाटा कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता। काकरपारा कहाँ पाया जाता, गुजरात में। काकरपारा कहाँ पाया जाता, गुजरात में पाया जाता। वहीं आपका केगा की बात करेंगे, केगा कहाँ पाया जाता, कर्नाटक। केगा कहाँ पाया जाता, कर्नाटक में पाया जाता। कुंडनकुलम कहाँ पाया, तमिलनाडु। कुंडनकुलम कहाँ पाया जाता, तमिलनाडु में पाया जाता। वहाँ इसके बाद कलपक्कम कहाँ पाया था, कलपक्कम भी तमिलनाडु में। कलपक्कम भी कहाँ पाया जाता, तमिलनाडु में। कलपक्कम भी कहाँ पाया जाता, तमिलनाडु। नरोरा कहाँ पाया जाता, उत्तर प्रदेश। नरोरा कहाँ पाया जाता, उत्तर प्रदेश। नरोरा कहाँ पाया जाता, उत्तर प्रदेश। जेतपुरा कहाँ पाया जाता, महाराष्ट्र में। जेतपुरा कहाँ पाया जाता, महाराष्ट्र। चलेंगे तो हम लोग देखिए भारत में टोटल विद्युत संयंत्र आपका कितना है, 8। एक बार चलिए आगे लिख देते हैं। भारत में विद्युत संयंत्र कितना था आपका, विद्युत संयंत्र की बात करेंगे भारत में क्या गो है, 8 गो। सबसे पहले आपका कौन था, तारापुर। तारापुर कहाँ पाया जाता आपका, महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ हो गया, महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पे कौन आता, तारापुर के बाद आपका हो जाएगा रावत भाटा। कौन सा हो जाएगा, रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पाया जाता आपका, राजस्थान में। कहाँ पाया जाता, राजस्थान। रावत भाटा। तीसरा नंबर पे कौन आ जाता, रावत भाटा के बाद हम लोग देखते हैं काकरपारा। कौन सा आता है, काकरपारा। काकरपारा, काकरपारा विद्युत संयंत्र है। काकरपारा विद्युत संयंत्र कहाँ पाया जाता, गुजरात में। कहाँ पे पाया जाता, गुजरात में पाया जाता। उसके बाद चौथा स्थान पे कौन आ जाएगा, केगा। कौन आ जाएगा, केगा। केगा आपका कहाँ पाया जाता, कर्नाटक। केगा कहाँ पाया जाता, कर्नाटक। केगा विद्युत संयंत्र कहाँ पाया जाती, कर्नाटक। पांचवा नंबर केगा के बाद कुंडनकुलम। कौन आता है, कुंडनकुलम। कुंडनकुलम कौन सा आता है, कुंडनकुलम। बहुत एग्जाम में सब पूछा जाता है। कुंडनकुलम आपका विद्युत संयंत्र कहाँ पाया जाता, तमिलनाडु। कहाँ पाया जाता, तमिलनाडु में पाया जाता। उसके बाद छठा नंबर पे देखेंगे तो छठा में कौन आ जाएगा आपका, कलपक्कम। कौन सा आ जाएगा, कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पाया जाता आपका, तमिलनाडु। कहाँ पे पाया जाता, तमिलनाडु। सातवां नंबर पे कलपक्कम के बाद कौन आ जाएगा, नरोरा। नरोरा, नरोरा आपका कहाँ पाया जाता, उत्तर प्रदेश। नरोरा कहाँ पाया जाता, उत्तर प्रदेश। आठवां नंबर पे बात करेंगे तो जैतपुरा। क्या नाम था, जैतपुरा। जैतपुरा आपका कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। जैतपुरा संयंत्र कहाँ पाया जाता, महाराष्ट्र में। तो देखेंगे टोटल भारत में कितना विद्युत संयंत्र आपका पाया जाता, 8 गो विद्युत संयंत्र पाया जाता है, जिसमें तारापुर। तारापुर कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या गो था, एक ही। महाराष्ट्र में 2 गो हो गया। 2 गो साथ में याद रख लेंगे, पहले दोनों साथ में याद रख लेंगे। पहला होगा तारापुर और दूसरा कौन हो गया, जैतपुरा। जैतपुरा और तारापुर आपका कहाँ पाया जाता, महाराष्ट्र। ये सभी विद्युत संयंत्र है। उसके बाद राजस्थान में एगो है। राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा। आपका राजस्थान में कौन सा पाया जाता, रावत भाटा पाया जाता। उसके बाद गुजरात में, गुजरात में कौन हो गया,
काकरपारा, कौन सा हो गया, काकरपारा। काकरपारा कहाँ पाया जाती है, गुजरात में। उसके बाद कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में कौन सा, केगा। केगा विद्युत संयंत्र कहाँ पाया जाती है, कर्नाटक। उसके बाद कुंडनकुलम, कुंडनकुलम कहाँ पाया जाती है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो गो पाया जाता है, कुंडनकुलम और कौन सा, कल्पक्कम। कुंडनकुलम और कौन पाया जाता है, कल्पक्का। तो कल्पक्कम और कुंडनकुलम कहाँ पाया जाती है, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्युत है, नरोरा। उत्तर प्रदेश में कौन पाया था, नरोरा। और जेतपुरा आपका कहाँ पाया था, महाराष्ट्र। इसको अच्छे से याद रखेंगे, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो भारत में विद्युत संयंत्र कितना हो गया, 8। चलेंगे नेक्स्ट, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसल में से किसका उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, तो किसमें हुआ था, आपका गेहूं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब माना जाता, 1966-67 में। कब माना जाता, 1966-67। भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता, एम.एस. स्वामीनाथन। किनको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन किनको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किनको कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में किनको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किनको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किनको कहा था, नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होता है, 1966-67। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का जन्मस्थली किनको माना गया, पंतनगर। कौन सा नगर का, पंतनगर। पंतनगर कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड। कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड। पंतनगर आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। तो भारत में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस पे रहा था, गेहूं पे। चावल पे भी था, लेकिन सबसे ज्यादा आपका किस पे पड़ा था, गेहूं पर पड़ा था। चलेंगे आगे, बताएंगे। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से उपलब्ध है, क्या चीज पाया जाता है आपका, चूना पत्थर। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। सबसे पहले बताएंगे सीमेंट उद्योग की शुरुआत कब हुआ था आपका, 1824। सबसे पहले विश्व में आपका सीमेंट उद्योग की शुरुआत कब हुआ था, 1824। सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1824 में कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में। ब्रिटेन का एक जगह का नाम क्या था, पोर्टलैंड। क्या नाम था, पोर्टलैंड। पोर्टलैंड, क्या नाम था, पोर्टलैंड। तो ब्रिटेन में सबसे पहले 1824 में आपका पोर्टलैंड जगह पर सीमेंट उद्योग का शुरुआत हुआ था। एल्युमिनियम उद्योग कब शुरू हुआ था, 1937 या 34, 37। कब हुआ था, 1937। जल विद्युत संयंत्र कब शुरू हुआ था, जलयान निर्माण बनना कब शुरू हो गया था, 1940 में। जलयान बनना कब शुरू हो गया था, 1940। और वहां वायुयान बनना कब शुरू हो गया था, 1941 में। वायुयान निर्माण कब शुरू हो गया था, 1941। सबसे पहले चीनी उद्योग कहाँ लगा था आपका, मरहोड़ा। मरहोड़ा में कब लगा था, 1903 में। मरहोड़ा में कब लगा था, 1903। मरहोड़ा कहाँ पे पड़ता आपका, छपरा। बिहार का कहाँ पे पड़ता है, छपरा में। मरहोड़ा कहाँ पड़ता है, बिहार का छपरा में। तो हम लोग देखिए सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग की शुरुआत कब हुआ था, 1824 में। विश्व में सीमेंट उद्योग की शुरुआत कहाँ पे होता है, 1824 में। कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन के पोर्टलैंड शहर में। ब्रिटेन के कौन सा शहर में हुआ था, पोर्टलैंड में हुआ था। वहीं जल से आपका जो पोत बनाया गया उसका निर्माण कब हुआ था, 1940 में। वायुयान निर्माण की शुरुआत कब हुआ, 1941 में। बिहार में चीनी उद्योग कब लगा था आपका, 1903 में। कब लगा था, 1903 में। उसके बाद बताएंगे नेपानगर आपका किस लिए जाना जाता, कागज के लिए। नेपानगर कौन सा कागज के लिए जाना था, नेपानगर किस लिए जाना था, अखबारी कागज। अखबारी कागज के लिए कौन जाना था, नेपानगर। वहीं होशंगाबाद किस लिए जाना जाता, होशंगाबाद किस लिए जाना जाता, नोट छापने के लिए। नोट छापने वाला कागज आपका कहाँ मिलता, होशंगाबाद। उसके बाद बताएंगे, तो आपका यह उद्योग था सीमेंट उद्योग। कब शुरुआत हुआ, 1824 में। कहां पे हुआ था, पोर्टलैंड में। अच्छा, सीमेंट उद्योग भारत में तो बताइए भी नहीं किया, भारत में कब हुआ था, 1904 में। कहां हुआ था, 1904 में। कहां पे हुआ था, मद्रास में। 1904 में कहां हुआ था, मद्रास में। लेकिन यह कंपनी क्या हो गई थी, असफल। यह कंपनी क्या हो गई थी, असफल। सफल कारखाना कब खुला था, 1912-13। कब खुला था, 1912-13। कहां पे खुला था, पोरबंदर, गुजरात में। कहां खुला था, पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात में। कहां खुला था, पोरबंदर, गुजरात में। इन्होंने अपना काम करना कब शुरू कर दिया था, 1914 में। उन्होंने काम करना कब शुरू कर दिया था, 1914। मतलब उत्पादन शुरू कब कर दिया था, 1914। तो सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग सबसे पहले आपका कहां लगता है, भारत में, मद्रास में। सीमेंट उद्योग भारत में सबसे पहले कहां लगा था, मद्रास में। कब लगा था, 1904 में। उसके बाद यह असफल घोषित होता है। पोरबंदर में कब खोला गया था, 1912-13। पोरबंदर में कब खोला गया, 1912-13 में। इन्होंने अपना उत्पादन कब शुरू कर देता, 1914 में। भारत में उत्पादन कब शुरू हो जाता है, सीमेंट का, 1914। बताएंगे एसीसी सीमेंट के बारे में सुनेंगे। एसीसी सीमेंट कंपनी का था 1936। एसीसी सीमेंट कंपनी कब आया था, 1936। तो चले, इतना आपका कंप्लीट होगा।
बताएंगे इसके। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितना कम होती है आपका? 75 सेंटीमीटर से कम होता है। कितना से कम होता है आपका? 75 सेंटीमीटर से। तो उसकी बात क्या रहा है, तो हम लोग कटिबंध के बारे में पढ़ी थी। यह क्या हो गया? विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर जाएंगे और 30 डिग्री नीचे आएंगे तो इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय। क्या कहा जाता है इसको? उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उसके बाद 30 से आपका 45 जाएंगे तो क्या कहा जाता है? 30 से 45 को जाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है? उपोष्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद 45 से 66 जाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है? शीतोष्ण। क्या कहा जाता? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता। और 66 से 90 जाएंगे तो कितना हो जाएगा इसको? ध्रुवीय कटिबंध। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखें आपका शुष्क कहाँ पाया जाता है? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में। किधर पाया जाता है आपका? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। ये वाला भाग में आपका कौन सा हो गया? उष्ण कटिबंध। कैसा जलवायु पाया जाएगा? उष्ण कटिबंध। और हम लोग 30 से 45 के बीच में जाएंगे तो कौन सा कटिबंध पाया जाएगा? उपोष्ण कटिबंध। और 45 से 66 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? शीतोष्ण कटिबंध। और 66 से 90 के बीच में जाएंगे तो क्या होगा आपका? ध्रुवीय कटिबंध। क्या हो जाता है आपका? ध्रुवीय कटिबंध। तो वही यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है तो उनमें वार्षिक वर्षा में कम होती है आपका कितना सेंटीमीटर से कम होती है? 75 सेंटीमीटर। अपना भारत कहाँ पे अवस्थित है जी? इसमें कर्क रेखा में अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी में अवस्थित है। उसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरने के कारण यह आपका कौन सा क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में। कौन सा कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध। इसीलिए भारत के मानसून को उष्ण कटिबंध कहा जा सकता है। लेकिन हिमालय की अवस्थिति होने के कारण भारत को कैसा जलवायु कहा गया? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। किनके कारण? हिमालय की अवस्थिति के कारण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन भाषा से हुआ है? अरबी कौन सा भाषा? मौसिम से हुआ। किससे हुआ? मौसिम। मानसून शब्द किससे आता है? मौसिम से आता है। तो हम लोग देखिए भारत की जलवायु आपकी कैसी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उसके बाद अगर 150 सेंटीमीटर की बात करें, जब हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे थे तो उस समय आपका कौन सी शाखा था? दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा जो बंगाल खाड़ी से जा रही थी, यह कलकत्ता में कितना बारिश करा था? 150 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का बारिश करा रहा था? 150 सेंटीमीटर। जब वही आपका हवाएं कहाँ पहुंचती है? पटना में। तो पटना में वह बारिश कितना करा रहा था? 112 सेंटीमीटर। पटना में कितना बारिश करा रही थी? 112 सेंटीमीटर। जब वही आपका इलाहाबाद पास के पास पहुंचता है तो कितना कराता? 76। इलाहाबाद के पास कितना सेंटीमीटर का था? 76 सेंटीमीटर। और उसके बाद जब वो दिल्ली के पास पहुंच रहा था कितना करा रहा था? 56 सेंटीमीटर। कितना? 55 या 56 सेंटीमीटर। और जब वो अरावली की पहाड़ी से टकराती तो उसमें नमी नहीं होने के कारण क्या होता है? वह बारिश नहीं करा सकता है। तो वही देखिए हम लोग शुष्क कटिबंध में आपका कितना बारिश हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। मतलब जो इलाहाबाद वाला आसपास का क्षेत्र पाया जाएगा वहां कैसी वर्षा किया जाएगा? आपका शुष्क कटिबंधीय। कैसा हो जाएगा आपका? शुष्क भूमि वाला कृषि की जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट। थार मनोस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ होता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? हरिकेवराज। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी का आपका उद्गम स्थल क्या माना जाता? हरिकेवराज। हरिकेवराज दो नदी के संगम पर बनाया गया। जब हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे थे, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन थी? सिंधु की सहायक नदी का नाम क्या था? पहला कौन था? झेलम। झेलम। दूसरा कौन सा था? चिनाब। दूसरा कौन था? चिनाब। तीसरा कौन सा था? रावी। तीसरा कौन सा था? रावी। चौथा कौन सा था? ब्यास। पांचवा कौन सा था? सतलज। पांचवा कौन सा था? सतलज। इसमें हम लोग जानते हैं झेलम और आपका सतलज दोनों कहां से निकलती है? मानसरोवर से। दोनों कहां से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। सॉरी, सिंधु और सतलज कहां से निकलती है? मानसरोवर। झेलम कहां से निकल रही थी? यह जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। यह जम्मू कश्मीर का कौन सा झील से निकलता है? शेषनाग झील से। चेनाब नदी कहां से आती है? बारालाचा देहरा। कहां से आता? बारालाचा देहरा। रावी और ब्यास कहां से आता? रोहतांग दर्रा। रावी और ब्यास कहां से आता? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहां पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहां पाया जाती है? हिमाचल प्रदेश। इसको बताने का कारण यहाँ पे कुछ रिलेट है आपका ब्यास नदी। कौन सी नदी आती है? ब्यास नदी।
अच्छा, ये जो पांचों नदी, इसकी सहायक नदी है, वो जाकर आपका पाकिस्तान में कहां पे मिलता था? मिठानकोट में। कहां पे मिल रहा था? मिठानकोट में। तो सिंधु की जितने पांचों सहायक नदी, वह जाकर कहां पे मिलती है? मिठानकोट में। लेकिन इसमें एकमात्र ऐसी नदी थी जो पाकिस्तान नहीं जाती, उस नदी का नाम क्या है? ब्यास नदी। उस नदी का नाम क्या था? ब्यास नदी। ब्यास नदी आपका पंजाब में ही सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। अब ब्यास नदी निकल कहां से रहा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहां पाई जाती है? आपका हिमाचल प्रदेश। तो सतलज प्लस ब्यास, इसी पर कौन सा बैराज बना हुआ? हरिके बैराज। कौन सा बैराज बना हुआ? हरिके बैराज। तो ब्यास नदी कहां से निकला? रोहतांग दर्रा से। सतलज नदी कहां से निकला? मानसरोवर झील से। सतलज कहां से निकलती है? मानसरोवर से। तो यही दोनों पर आपका कौन सा अवस्थित है? हरिके बैराज। कौन सा अवस्थित है? हरिके बैराज। तो एक क्वेश्चन कह रहा था, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? हरिके बैराज। हरिके बैराज किसके संगम पर बनाया गया? तो सतलज और ब्यास के संगम पर। यह किसमें मिल रहा है? सतलज में। ब्यास किस में मिलता है? आपका सतलज में मिलता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्यास ही एकमात्र सिंधु की ऐसी नदी है जो कि आपका कहां नहीं जाती है? पाकिस्तान नहीं जाती है। आपका कहां पे मिल जाती है? पंजाब में। किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। तो सतलज और ब्यास के ही संगम पर आपका क्या चीज का निर्माण किया गया? हरिके बैराज का निर्माण किया गया। अगर सतलज नदी की बात किया जाए तो सतलज नदी की लंबाई कितना था? 1500 किलोमीटर। कितना था आपका? 1500। सतलज की लंबाई कितना था? 1500 किलोमीटर। चलेंगे, भाखड़ा बंदर कहाँ है जी? चलेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर के मध्य घाटी में केंद्रीय गैर अनुसूचित लोगों को बड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको मीताई। क्या कहा जाता है? मीतेई। आंसर क्या हो जाएगा? मीतेई। तो मणिपुर के मध्य घाटी में केंद्रीय गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता? मीतेई कहा जाता। बताएंगे इसके। भारत में वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 के जनगणना का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या का सबसे अधिक पड़ता है। कहां पे पड़ता है? आपका पंजाब। और कहां पे पड़ता है? लक्षद्वीप। कहां पे सबसे ज्यादा? आपका पंजाब और लक्षद्वीप। एक कौन नंबर का जनगणना था? 2011 का 15वां। क्या नंबर का जनगणना था? 15वीं जनगणना था। इसका आयुक्त किनको बनाया गया था? चंद्रमौली को बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह कितनी 7वीं नंबर की जनगणना। कितनी नंबर की जनगणना थी? 7वीं नंबर। जनगणना सबसे पहले कब किया गया था? 1872। कब किया गया था? 1872 में। किनके समय में किया गया था? मेयो के समय में। किनके समय में किया गया था? मेयो के समय में। नियमित जनगणना कब किया गया था? 1881। किनके समय में किया था? रिपन के समय में। 1881 किनके समय में किया गया था? रिपन के समय में। सबसे पहले जनगणना विश्व में कहाँ हुआ था? 1749 में। कहां पे हुआ था? स्वीडन में। 1749 में कहा हुआ था? स्वीडन। तो पूरे विश्व में सबसे पहले जनगणना 1749 में कहा हुआ था? स्वीडन में। तो यहां से पूछा गया, भारत की राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के बारे में सबसे ज्यादा आपका कहां पड़ता? पंजाब और लक्षद्वीप में पड़ता है। जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है जी? ये दर्रा होगा। दरसा लिखा गया, दर्रा होगा। कौन सा होगा? दर्रा। तो जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? आपका बनिहाल दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश। चांगला दर्रा कहाँ है? खरदुल्ला दर्रा लद्दाख में पड़ता है। खरदुल्ला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। चलेंगे, इस समय कुछ नहीं ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा होगा। कौन सा होगा इसमें? भीलवाड़ा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र था? आपका भीलवाड़ा। सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है जी? मुंबई को। किसको कहा जाता? मुंबई को कहा जाता है। बताइए, निम्नलिखित संघ राज्य के क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र में वनाच्छिद्र है? आपका सबसे ज्यादा आपका वन कहाँ पाया जाता है? चंडीगढ़। सबसे कम वन आपका कहाँ पाया जाता है? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, सबसे कम वन आपका कहाँ पाया जाता है? चंडीगढ़। और सबसे ज्यादा आपका वन की बात किया जाए तो कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा आपका केंद्र शासित प्रदेश में वन कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप। और सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है? चंडीगढ़। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कहाँ पे सबसे कम वन पाया जाती है, तो आपका कहाँ पाया जाता है? चंडीगढ़ में। सबसे ज्यादा वन आपका केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप। राज्य की बात करेंगे तो राज्य में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश। राज्य में सबसे ज्यादा वन का कितना कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन राज्य में कहाँ पाता है? हरियाणा। सबसे कम वन आपका कहाँ पाया जाता? हरियाणा में पाया जाता। अगर वनावरण की बात किया जाए तो वनावरण में भारत में अभी कितना वन है?
24.76%। कितना आता है? 24 दशमलव कितना आता है? 76%। और आपका वृक्षावरण की बात करें तो कितना आ जाएगा? 341। कितना हो जाएगा? वृक्षा 3.41%। कितना हो जाएगा? 3.41% हो जाएगा। तो वनावरण कितना हो गया? क्या हो गया? 21 है। सॉरी 21 दशमलव है ना। कितना हो जाएगा आपको? 21 दशमलव। तो वनावरण आपका कितना है भारत में? 21 दशमलव। अच्छा, ये जो वन रिपोर्ट ले रहे हैं कब का रिपोर्ट है? यह 2023 का। कब का है? 2023। इसके पहले कब आया था? 2021। कब आया था? 2021। प्रत्येक कितने वर्ष में आता? 2 वर्ष में आता। इस बार वनावरण आपका कितना? 21.76%। 21 दशमलव कितना है? 76%। वहीं वृक्षावरण आपका कितना है? 3.41%। सबसे ज्यादा वन आपका कहाँ पाया जाता? मध्य प्रदेश। सबसे कम वन कहाँ पाया जाता? हरियाणा में। सबसे ज्यादा वन इस बार वृद्धि कहाँ पे किया है? मिजोरम में। सबसे ज्यादा इस बार वृद्धि कहाँ क्या है? मिजोरम में। सबसे ज्यादा वन वृद्धि क्या है? मिजोरम में। और प्रतिशत की अगर दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाई जाती है? मिजोरम। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में पाया जाता है। वृद्धि भी सबसे ज्यादा कहाँ पे क्या? मिजोरम में। और सबसे ज्यादा वन का नुकसान इस बार कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन का नुकसान कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। तो हम लोग देख लिए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वन कहाँ पाई जाती है? चंडीगढ़ में। सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में वन कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में। भारत का आपका वनावरण कितना है? 21.76। भारत में वनावरण कितना है? 21.76। और वृक्षावरण कितना है? 3.41। चलेंगे नेक्स्ट। सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है जी? किसका भाग है आपका? शिवालिक का है। हम लोग बिहार जब पढ़े थे, बिहार के बारे में देखे थे ना। कौन सा चंपारण में पाया जाता है? कौन सी चंपारण में पाया जाता? पश्चिमी चंपारण। कौन चंपारण में पाया जाता? पश्चिमी चंपारण। कौन सा पाया जाता आपका? सोमेश्वर की श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी आपका कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी। इसकी ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। कितना मीटर है? 874 मीटर। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सोमेश्वर श्रेणी, जो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण। इसकी ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। तो वही आपसे पूछ रहा कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका भाग है? तो यह किसका भाग था? शिवालिक का भाग। शिवालिक का भाग होने का कारण क्या देखे थे हम लोग? हिमालय को क्या भागों में बांटे थे? 4 भाग में। ऊपर वाला कौन सा था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद कौन था? बृहद हिमालय। बृहद के बाद कौन था? लघु या मध्य हिमालय। और उसके लास्ट वाला कौन था? शिवालिक हिमालय। यही शिवालिक वाला कहां पे पाया जाता? आपका पश्चिमी चंपारण। कहां पे पाया जाता? पश्चिमी चंपारण। तो सबसे नवनीतम या बाह्य हिमालय किसको कहा था? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का बिहार में कौन सा भाग कहां पाया जाता? आपका पश्चिमी चंपारण, जिसको क्या कहा जाता? सोमेश्वर श्रेणी। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सोमेश्वर श्रेणी। कितना मीटर ऊंचा है? 874 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है आपका? 874 मीटर। सतपुड़ा की श्रेणी। सतपुड़ा पहाड़ कहाँ है जी? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा कहाँ पे पड़ता? मध्य प्रदेश। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटने का काम कौन करता है? विंध्याचल की पहाड़ी। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटने का काम कौन करता है? विंध्याचल की पहाड़ी करता है। पूर्वी घाट की बात किया जाए तो पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है? 1131 मीटर। कितना आपका? 1131 किलोमीटर। कितना है? सॉरी 1100 कर रहे हैं। 1131। कितना है आपका? 1131। पूर्वी घाट का लंबाई कितना हो जाएगा? 1131 किलोमीटर है। यह कहां से कहां तक आपका विस्तृत है? उड़ीसा के कौन सा नदी तक था? महानदी। उड़ीसा के महानदी से तमिलनाडु का कौन नदी तक था? बेगई नदी। तमिलनाडु का कौन सा नदी तक? बेगई नदी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी का नाम क्या? कार्डमम की पहाड़ी। उसी तरह दक्षिण भारत का सबसे दक्षिण नदी का नाम क्या? बेगई नदी। इसके बाद एक छोटा नदी आता है, लेकिन एग्जाम में उसको नहीं पूछा गया, लेकिन इसको याद रखेंगे। आपका दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सा है? बेगई नदी। बेगई नदी कहां से निकलती है? बेगई नदी बरसांडू की पहाड़ी से। कहां से निकलता? बरसांडू की पहाड़ी। कहां से निकलती है? बरसांडू की पहाड़ी। अब बरसांडू की पहाड़ी कहां पाई जाती है? तमिलनाडु। बरसांडू की पहाड़ी कहां पाई जाती है? तमिलनाडु। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण नदी का नाम क्या है? बेगई नदी। और बेगई नदी कहां से निकलती है? बरसांडू की पहाड़ी से। बरसांडू की पहाड़ी कहां पाई जाती है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी कहां पाई जाती? केरल और तमिलनाडु के सीमा पे पाई जाती। कौन सा?
कार्डमम की पहाड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम की पहाड़ी। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटने का काम कौन करता? विंध्याचल की पहाड़ी। चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सी गंगा मैदान एवं दक्कन पठार के विभाजित करता? इसको अच्छे से जानते हैं आप लोग जी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से कौन सी गंगा मैदान एवं दक्कन पठार को अलग करती है? विंध्याचल आ जाएगा। ऊपर में कौन सा था आपका? निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सी गंगा का मैदान होगा ना? क्या कह रहा है? गंगा का मैदान। ऊपर में कौन हो गया? गंगा का मैदान। और नीचे में आपका कौन कह रहा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ पे पाया जाता? महाराष्ट्र के आसपास पाया जाता। और इसी के बीच में कौन सा था? विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी पाई जाती? विंध्याचल। इसके जस्ट पहले हम लोग डिस्कस किए थे, विंध्याचल पहाड़ी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटने का काम कौन करती है? विंध्याचल की पहाड़ी। और विंध्याचल की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? माही नदी। और माही नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? वही अरब सागर खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे बनाती है? खंबात की खाड़ी। तो माही नदी अपना मोहना कहाँ पे बनाती है? खंबात की खाड़ी। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सी गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो विंध्याचल से नहीं करती है। अरावली की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है जी? राजस्थान। अरावली की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान राज्य में पाई जाती है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? गुरु शिखर। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना था? 1722। कितना मीटर था? 1722। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम था गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है। उसके बाद अरावली पहाड़ी से भी दो नदियां निकल रही थी। कौन कौन था? लूनी और बनास। लूनी और कौन सा निकल रहा था? बनास। लूनी नदी कहाँ पे गायब हो जाती है आपका? कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ रण में कौन गायब हो जाती है? लूनी नदी। वहीं बनास नदी अरावली पहाड़ी को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने का काम कौन सी नदी करती है? बनास नदी। बनास नदी कहां से आ रही है? अरावली की पहाड़ी से। चलेंगे पूर्वी घाट के बारे में देख लिए। इसकी लंबाई कितना था? 1131 मीटर। कितना मीटर था? 1 किलोमीटर था। 1131 किलोमीटर था। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। नहीं है, नहीं है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही जब ज्यादा गलत कर पाता है। नर्मदा हो जाएगा। गंगा बोले। निम्नलिखित नदी में से कौन सा पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर नहीं बहती है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, नदी रहने दीजिए, उधर रहने दीजिए। अब ऐसे किया तो माथा खर्च कीजिए आप लोग। पहले इधर बताएंगे ये सब किधर। ये कौन सा नदी हो गया? पूरब की बहने वाली, पूर्वी घाट पे बहने वाली पूरब की नदी हो गया। इधर कौन सा हो गया आपका? दामोदर। पहला कौन सा हो गया? दामोदर। चलिए रिवाइज भी हो जाएगा। दामोदर के बाद दूसरा कौन होता है? स्वर्ण रेखा। दामोदर के बाद कौन आता है? स्वर्ण रेखा। तीसरा कौन हो जाएगा? ब्रह्मणी। तीसरा कौन हो जाएगा? ब्रह्मणी नदी। चौथा कौन हो जाएगा? महानदी। कौन हो जाएगा? महानदी, जो उड़ीसा में प्रवाहित होती है। पांचवा कौन हो जाएगा? गोदावरी। कौन हो जाएगा? गोदावरी। दक्षिण भारत में पवित्र, सबसे दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसीलिए गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी। इसको बृहद गंगा भी कहा जाता है। बृहद गंगा भी किसको कहा जाता है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। गोदावरी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465। तो गोदावरी की विशेषता हम लोग क्या क्या देखिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी। गोदावरी निकलती कहां से है? त्र्यंबक की पहाड़ी से। गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलता। चलेंगे उधर जाएंगे तो बहुत डीप में घुस जाएंगे। छठा कौन सा था गोदावरी के बाद? कृष्णा। गोदावरी के बाद कौन है? कृष्णा। उसके बाद सातवां कौन सा था? पेन्नार। कौन सा था? पेन्नार। आठवां नदी कौन सा था? कावेरी। आठवां कौन सा था? कावेरी। नौवां कौन सा था? बेगई। नौवां कौन सा था? बेगई। 10वां कौन सा था? ताम्रपर्णी। कौन सा था? ताम्रपर्णी। उसके बाद इधर का भी बता देंगे, पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट में हम लोग कौन देखे थे? पहला लूनी। कौन सा था? लूनी। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? साबरमती। कौन सा था? साबरमती। तीसरा नदी कौन सा था? माही। तीसरा कौन था? माही। चौथा नदी कौन सा था? नर्मदा। चौथा कौन सा था? नर्मदा। पांचवा कौन हो गया? ताप्ती। पांचवा कौन हो गया? ताप्ती। छठा कौन सा था? मांडवी। कौन सा था? मांडवी। और सातवां कौन सा हो गया? जुआरी। कौन सा हो गया? जुआरी। आठवां नदी कौन सा था? सारावती। कौन हो गया? सारावती। वो साबरमती था या सारावती? नौवां कौन हो गया? गंगावेली। कौन सा हो गया? गंगावेली। 10वां कौन हो गया?
पेरियार। 10वां कौन हो गया? पेरियार। 11वां कौन हो गया? भारत पूजा। 11वां कौन हो गया? भारत पूजा। 11वां कौन हो गया? पंबा। 11वां कौन हो गया? पंबा। तो हम लोग क्या देखे? पूर्वी घाट में बहने वाली नदी कौन कौन हो गया? दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई और ताम्रपर्णी। उसी तरह पश्चिमी घाट में बहने वाली नदी जो कि अपना जल कहाँ पे गिराती है? अरब सागर अर्थात खंबात की खाड़ी में। जैसे कौन हो गया? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरत पूजा और पंबा। यह पेरियार, भरत पूजा और पंबा कहाँ पाया जाता है जी? केरल में। पेरियार और भरत पूजा कहाँ पाया जाता है? केरल राज्य में पाया जाता है। वहीं साबरमती और गंगावेली कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक। इससे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, आगे मिलेगा आपको। मांडवी और जुआरी कहाँ पाया जाता है? गोवा। मांडवी और जुआरी कहाँ पाया जाता है? गोवा। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ की चोटी से। ताप्ती कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ की चोटी। यह दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती। क्या चीज का निर्माण करता है? एस्चुरी। तो ताप्ती और नर्मदा क्या चीज की निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। माही नदी कहाँ से निकल रही थी? विंध्याचल की पहाड़ी से। माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ी। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? मेवाड़ से। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? मेवाड़। और लूनी कहाँ से निकल रही थी? अरावली पहाड़ी। लूनी नदी कहाँ से निकल रही थी? अरावली पहाड़ी। दामोदर स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर स्वर्णरेखा नदी, इसको भी पूछा एग्जाम। छोटा नागपुर की पठार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से कौन निकलती है? दामोदर और स्वर्णरेखा। ब्राह्मणी नदी कहाँ से? रांची की पठार। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहिवा। कहाँ से निकलती है? सिहिवा। और सिहिवा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक की पहाड़ी। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। कृष्णा कहाँ से निकलती है जय? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र। पेन्नार कहाँ से आती है? कोलार खान से। कहाँ से आती है? कोलार खां। और कोलार खां कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कोलार खां कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाती है। कावेरी कहाँ से आती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी कहाँ से आती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक। और बेगई नदी कहाँ से निकल रहा है? बरसांडू की पहाड़ी। कहाँ से निकलता? बरसांडू की पहाड़ी। बरसांडू की पहाड़ी कहाँ हो गया? तमिलनाडु। उसके बाद ताम्रपर्णी कहाँ से आती है? अगस्त मलाई। ताम्रपर्णी कहाँ से आती है? अगस्त मलाई। अब न लगता है जीवन में आप लोग को नदी से दिक्कत होगा। अब छांट लीजिए इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी पूरब की ओर नहीं बहती है जी? पूरब की ओर नहीं बहने वाली। नर्मदा पूरब में बह रहा है क्या? नहीं बह रहा है। गोदावरी बह रही है? गोदावरी तो बह रही है। उसके बाद गंगा बेली। गंगा भी नहीं बह रही है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पहला कौन हो गया? गंगा बेली। गंगा बेली किधर की ओर बह रही है जी? पश्चिम की ओर। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है? नहीं होती है। तो पूरब की ओर गंगा बेली भी नहीं होती है। यह सही हो गया। और उसके बाद नर्मदा। नर्मदा भी नहीं होती है। यह भी सही हो गया। गोदावरी। गोदावरी तो हो रही है। यह सही हो गया कि गलत हो गया? कृष्णा। कृष्णा भी हो रहा है। ए और बी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर। क्या हो जाएगा? ई नंबर। चलेंगे। आप लोग तो विद्वान व्यक्ति हैं जी, बताएंगे आंसर क्या होगा आपका। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? रेगुर और काली कपासी मिट्टी। रेगुर और कौन हो जाएगा? काली कपासी मिट्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ई नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई से अधिक। एक से अधिक। या बांगर और खादर किसका है जी? जलोढ़ का दो भाग था, बांगर और खादर। इसमें पुराना कौन सा है? बांगर। पुराना मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहता है? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहता? खादर कहता। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी या क्या कहता? काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या चीज का निर्माण होता है? कपास का। क्या चीज का ज्यादा उत्पादन होता? कपास का होता। काली मिट्टी का निर्माण कौन सा चट्टान के टूटने फूटने से? बेसाल चट्टान। बेसाल चट्टान का निर्माण कौन सा? अग्नीय चट्टान से हो। कौन सा चट्टान से हुआ? अग्नीय चट्टान। बेसाल चट्टान का निर्माण किससे हुआ? अग्नीय चट्टान। चट्टान कितना प्रकार का है? 3 प्रकार। अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्री चट्टान। इन तीनों चट्टान में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा है?
कायांत्री चट्टान। सभी चट्टानों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा? कायांत्री चट्टान। दूसरा स्थान पे कौन आता? अग्नि चट्टान। दूसरा स्थान पे कौन आता? अग्नि चट्टान। हम लोग देखे थे ना चट्टान के बारे में, कल पढ़े थे। आपका ये क्या था जी? मैग्मा। क्या था? मैग्मा। मैग्मा किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था। किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाएंगे, कितना अंदर जाने पर? 35 डिग्री, 35 मीटर ना, 35 मीटर के अंदर जितना जाएंगे तो उतना क्या होगा? 32 मीटर। सॉरी सॉरी, कितना होगा? 32 मीटर। 32 मीटर की अगर गहराई पे जाते जाएंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस कम होगा? 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? कम होते जाएगा। अब पृथ्वी के जितना 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा आपका? 165 मीटर की ऊंचाई ऊपर चलते जाएंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? घटते जाएगा। हम लोग पृथ्वी को 3 भागों में बांटे थे। मेंटल, कौन कौन था? क्रस्ट, मेंटल और कौन सा था? कोर। चलिए हम लोग यहाँ पे चट्टान में थे। तो मैग्मा जो निकल रहा था आपका ज्वालामुखी से, वही आपका ऊपर में आके जमने के बाद वह क्या कहलाता है जी? लावा। जब वह ठंडा हो जाता तो क्या हो जाता है? लावा। तो मैग्मा के फूटने के बाद जब वह लावा बाहर आके ठंडा हो जाता तो कौन सा चट्टान का निर्माण हो रहा था? अग्निय चट्टान। कौन सा चट्टान का निर्माण हो रहा था? अग्निय चट्टान। उसी अग्निय चट्टान का कौन बना है? बेसाल चट्टान। कौन सा चट्टान बना हुआ? बेसाल चट्टान। उसी बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से कौन बना है? काली मिट्टी। बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से कौन बना? काली मिट्टी। अप्रदन या अक्षय के कारण कौन सा मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या चीज की खेती किया जाता? कपास की खेती किया जाता है जी। चलेंगे आगे। निखिल राज में से किसमें तांबा है? कई बार एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। कहां पाया जाता? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है जी? राजस्थानी होगा जी। उत्पादन में मध्य प्रदेश है जी। उत्पादन में आपका कौन है? मध्य प्रदेश। भंडारण की दृष्टि से बात किया जाए तो कौन आ जाएगा? राजस्थान। भंडारण की दृष्टि से क्वेश्चन स्पष्ट कर दिया। भंडारण की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। उत्पादन की दृष्टि से कौन है? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। हीरा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। हीरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। कॉफी भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक। और झारखंड में क्या होता है? कोयला होता है क्या? पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसके सम्मिलित किया जाता है? आगे मध्य गंगा का मैदान होगा। क्या होगा? मध्य गंगा का मैदान। कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान में से किसमें सम्मिलित किया जाता? मध्य गंगा के मैदान। किसमें आता? मध्य गंगा का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी गौज का निर्माण कर रहा था जी? दिहांग गौज। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा निर्माण का कर रहा? दिहांग गौज का निर्माण करती। दिहांग गौज कहाँ बनाता है जी? अरुणाचल प्रदेश। दिहांग गौज का निर्माण कहाँ करता? अरुणाचल प्रदेश में करता है। गंगा नदी भारत में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है? 2525 किलोमीटर। कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है? 2525। बिहार में क्या किलोमीटर? 445 किलोमीटर। कितना जिला? 12 जिला। कितना जिला? 12 जिला। उसके बाद 12 जिला में सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रवाहित होता? पटना में। कहाँ पे होता? पटना में। गंगा नदी पूरे भारत में कितना राज्यों से प्रवाहित होती है? 5 राज्यों से। कौन कौन था? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। इसमें सबसे ज्यादा गंगा नदी की लंबाई कौन सी राज्य में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना जिला? 28 जिला। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितना जिला से? 28 जिला। बिहार में कितना जिला से? 12 जिला। बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर में। गंगा नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? बक्सर। गंगा नदी की पूर्वी तट पर मिलने वाली नदी का नाम क्या है? महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा। चलेंगे। राजस्थान में स्थित खेतड़ी का दान किस लिए जाना जाता है? तांबा के लिए। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमको लगता है 5 से 10 बार क्वेश्चन पूछ लिया है बीपीएससी। राजस्थान में स्थित खेतड़ी किस लिए जाना जाता? तांबा के लिए जाना था। हीरा के बारे में जान लिया। हीरा कहाँ मिलता है जी? मध्य प्रदेश। हीरा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश। कोयला सबसे ज्यादा जी? झारखंड। कोयला कहाँ हो गया? झारखंड। लोहा कहाँ मिलता है? उड़ीसा। लोहा सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? उड़ीसा। तांबा सबसे ज्यादा तांबा, तांबा है ना। तांबा का उत्पादन में आपका कौन सा था? मध्य प्रदेश था ना। मध्य प्रदेश। और भंडारण में आपका कौन था जी? राजस्थान। यहाँ पे कह रहा था कि खेतड़ी खदान किस लिए जाना जाता है? तो तांबा के लिए। लोहा सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता? उड़ीसा में। हीरा भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता? मध्य प्रदेश में। कोयला सबसे ज्यादा? झारखंड। कोयला कितने प्रकार के होता है?
4 प्रकार के भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन से प्रकार का पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। चलेंगे आगे। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्रता अवगमन रजमी है जी? म्यांमार का। किसका है? म्यांमार। इस स्वतंत्रता अवगामी का मतलब हो गया कि आपका आना जाना एकदम खुला क्षेत्र दिया गया है जी। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। नेपाल भी आता है लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। चलेंगे आगे। भारत में चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? स्पीति का। लाहौल स्पीति। कौन सा स्पीति है? लाहौल स्पीति। तो भारत में चंद्रा और भागा नदी किस में बहती है? आपका लाहौल स्पीति। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है जी? राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। याद रखेंगे एक बात कि राजस्थान का एकमात्र ऐसी नदी जो कि सालों भर बहती है, कौन सा है? चंबल नदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो सालों भर बहती है उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। चंबल नदी को ही राजस्थान का क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी। कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी। इसी को मरु गंगा भी कहा जाता है जी। कौन सी गंगा कहा जाता है? मरु गंगा। मरु गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी। मतलब मरुस्थल में जल देने का काम करता है, इसीलिए चंबल नदी को क्या कहा गया है? मरु गंगा। क्या कहा जाता है? मरु गंगा। तो राजस्थान का जीवन रेखा के नाम से किनको जाना जाता है? चंबल नदी को। चंबल नदी को ही क्या कहा जाता है? मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी कहाँ हो गया? राजस्थान में। इसको कौन कौन सागर जल विद्युत परियोजना है जी? राणा प्रताप सागर। कौन सा हो गया? राणा प्रताप। औरों को है क्या? जवाहरो है क्या? औरों को है? गांधी भी है, बहुत सारा है। गांधी, जवाहर और कौन है जी? राणा। गांधी, जवाहर, राणा किस पे है आपका? चंबल पे। गांधी, जवाहर और राणा किस पे है? चंबल पे। बहुत अच्छा ट्रिक है, नहीं बताएंगे अभी, बाद में बताएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन बताएंगे। भरमौर जनजाति क्षेत्र किसे प्रदान करता है आपका जी? ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। भरमौर कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश। कुछ कुछ क्वेश्चन आप पता लगेगा जब आपका एनसीईआरटी क्लियर होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जी। कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में हो गया आपका? महाराष्ट्र में हो गया। कौन सा राज्य में हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। और गोवा में कौन सा है? मरबा गोवा। मरबा गोवा कहाँ पे हो गया? गोवा में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए क्वेश्चन आगे पूछिए दिया आपसे, बड़ा कंफ्यूजन में चल रहे थे आप लोग। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन है? मध्य प्रदेश। इस तांबा पे अगर गौर कीजिए तो देखिएगा कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा है। तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश। आज का सबसे ज्यादा भंडारण वाला कौन हो गया? राजस्थान। भंडारण वाला कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है जी? लिद्दर। कहां पे बसा हुआ? लिद्दर। पहलगाम घटना कब हुआ था? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल 2025। याद रखेंगे, बीपीएससी का एग्जाम है जी, इधर उधर करना है, ये सब खूब पूछता है। 22 अप्रैल 2025 को कितना व्यक्ति मारा गया था? 26 नागरिक का मौत हुआ था। इसमें कितना व्यक्ति मारे गए थे? 26 व्यक्ति। तो पहलगांव घटना कब होता? 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुआ था। कितना व्यक्ति इसमें मारे गए थे? 26 नागरिक भारत के मारे गए थे, आतंकवादियों के द्वारा मारा गया था। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? लिद्दर। कौन सा नदी आता? लिद्दर। चेनाब। चेनाब किसकी सहायक है? सिंधु का। चेनाब किसकी सहायक है? सिंधु। चेनाब कहां से आ रही थी? चेनाब कहां से निकलती है? चेनाब नदी कहां से निकलती है? अरे याद आता है, देखिए हर सबको याद आता है। बारालाचा। कौन सा हो गया? बारालाचा। बारालाचा दरा से कौन आता? चेनाब नदी। अच्छा, झेलम कहां से आ रही थी? शेषनाग झील। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से सिंधु नदी का मात्र एक सहायक नदी कौन सी आती है? झेलम नदी। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती उस नदी का नाम क्या है? झेलम नदी है। चलेंगे आगे। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है जी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उपरोक्त में से सभी।
सभी राज्य में पाया जाता है। यह 92,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना हजार किलोमीटर में? 92,000। ई वाला नहीं रहता ना तब हो जाता। अगर पचमा ऑप्शन नहीं रहता तो क्या आंसर लेते इसका? छत्तीसगढ़। अधिकांश पार्ट कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाती है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट आपका उड़ीसा में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है और तेलंगाना में। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगर पचमा ऑप्शन नहीं होता तो इसका आंसर क्या आता? छत्तीसगढ़, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे पाया जाता? छत्तीसगढ़ में दंडकारने की पठार पाया जाती है। इसी में एगो देखे थे बस्तर का पठार। बस्तर का पठार कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़। बस्तर का पठार कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़। भारत में तेल मात्र एक बस्तर पठार में मिलते। भारत में आपका एकमात्र पठार कौन सा जिसमें तेल मिलता है? बस्तर का पठार। कौन सा पठार है? बस्तर का पठार। चलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? ये वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं आप लोग थोड़ा सा। हल्लीकर। कौन सा है? हल्लीकर। हल्लीकर या कर्नाटक में पाया जाती है। हल्लीकर कहाँ पे पाया जाती है? आपका कर्नाटक में पाया जाती है। वाला भी चैप्टर देख लेंगे। बाकी इसके अलावा जितना भी पाया जाता है आपका कहाँ पे पाया जाती है? राजस्थान राज्य में। तो हल्ली याद रखेंगे। हल्लीकर कहाँ पे हो गया? कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। चलेंगे अगला। कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सा है जी? कार्डमम की पहाड़ी। देखे थे ना अभी कि दक्षिण भारत की सबसे नीची पहाड़ी का नाम क्या था? कार्डमम की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी का नाम क्या था? कार्डमम की पहाड़ी। और दक्षिण भारत की सबसे अंतिम नदी का नाम क्या था? बेगई। दक्षिण भारत की अंतिम नदी कहेगा तो बेगई नदी। दक्षिण भारत की अंतिम नदी कौन सा? बेगई नदी। और दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम की पहाड़ी। क्या है? कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? आपका तमिलनाडु के क्षेत्र के आसपास हो जाता है। कायम पहाड़ी लिखा गया है जी। ये हो जाएगा कौन सा? कार्डमम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगा? कार्डमम की पहाड़ी। चलेंगे नेक्स्ट। अभी 60 क्वेश्चन है, धैर्य बना के रखना है, 8 बज सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है जी? यह हो जाएगा उत्तरी कोयल। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी कोयल। तो निम्नलिखित में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग कौन उपनदी है? आपका उत्तरी कोयल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होता है? यह होगा आपका कौन सा? गिरना में। कौन सा हो जाता है? गिरना में हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आप लोग को लगेगा अटपटा, वो भी हो जाएगा आपका। चलेंगे आगे। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है जी? ये तो जान रहे होंगे आप लोग। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है भारत में? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा भारत में वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। तो घना वाला जंगल तो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा ना। साहब वनावरण कितना देखे थे अभी भारत का? 21.76। वनावरण कितना था? 3 पॉइंट कितना था? 41। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ देखे? मध्य प्रदेश में देखे। सबसे कम वन आपका कहाँ था? हरियाणा में था। सबसे कम वन कहाँ हो गया? हरियाणा। और आपका केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे था? लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में आपका वन पाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश में। और सबसे कम आपका वन कहाँ पाया जाता है? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? चंडीगढ़ में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? केम्बो की खाड़ी में। कहाँ नहीं पाई जाती है? केम्बो की खाड़ी। प्रवाल भित्ति यह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्रवाल भित्ति जो बना होता है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में शारीरिक साक्षरता दर प्रतिशत है जी? जैन का है। किसका आपका है? जैन का। सबसे ज्यादा साक्षरता दर प्रतिशत किसका है? जैन का। भारत का साक्षरता दर परसेंटेज कितना है? 73%। कितना परसेंट आता है? 73। अब बिहार का आप पूछे तो 61.8। बिहार का साक्षरता दर कितना आपका? 61.8%। अब बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन था? रोहतास। बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष में? पूर्णिया। बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा महिला? रोहतास। अब बिहार में सबसे कम पढ़ी लिखी महिला? सहरसा जिला में। कौन सा जिला में? सहरसा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है जी? भील कहाँ पाया जाती है? गुजरात में। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति अगर पूछा जाए तो कौन पाया जाता है? भील। पहला नंबर पे कौन पाया जाता? भील। दूसरा नंबर पे कौन आता? गोंड। दूसरा स्थान पे कौन आता? गोंड। तीसरा स्थान पे कौन आता? संथाल। तीसरा स्थान पे कौन आता? संताल। चलेंगे। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भील कहाँ पाया जाती है? गुजरात में। गद्दी कहाँ पाया जाती है? हिमाचल प्रदेश। कोटा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। टोडा कहाँ पाया जाते हैं? टोडा भी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो टोडा कहाँ हो गया? तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में आपके क्या पाता है? टोडा ही पाया जाता है। और आपका पशुपालन करने का काम कौन करती है? टोडा जनजाति। पशुपालन का काम कौन करती है?
भैंस पालने का काम करती है टोडा जनजाति। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह, इसके बारे में तो अब कौन सा हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र ग्रह हो गया। शुक्र किधर से किधर घूमती है? पूर्व से पश्चिम, किधर की ओर जाता? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्र लगा परिक्रमा करती है। कौन कौन? शुक्र और अरुण। शुक्र और कौन? अरुण। अरुण की खोज किन्होंने किया था जी? जॉन गाले ने। किन्होंने क्या था? जॉन गाले। तो शुक्र और अरुण किधर से किधर घूमता? पूर्व से पश्चिम। नेपच्यून का हिंदी क्या हुआ है? कौन सा हो जाएगा? वरुण होगा कि अरुण होगा जी? यूरेनस का क्या हो गया? अरुण। यूरेनस का क्या हो गया? अरुण। अरुण कितना दिन में परिक्रमा करता है सूर्य का? कितना बार में करता है? 84 वर्ष। और आपका नेपच्यून कितना दिन में करता है? 164.8 वर्ष। कितने वर्ष में करता है? 164.8। और पृथ्वी कितना दिन में करता है? 365.26 दिन में करता है। चलेंगे तो सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा? आपका शुक्र है। पृथ्वी का भिगनी ग्रह भी किसको कहा जाता? शुक्र को। पृथ्वी का भिगनी ग्रह किसको कहा था? शुक्र को। लाल ग्रह किसको कहा था? मंगल। लाल ग्रह किसको कहा जाता? मंगल को कहा जाता। तैरता हुआ ग्रह किसको कहा जाता? शनि का, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। कम घनत्व होने के कारण पृथ्वी को, सॉरी पृथ्वी कहते हैं, शनि को क्या होता है? उसको जल पे तैरने वाला ग्रह कहा जाता। लेटा हुआ ग्रह किसको कहा था? अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसको कहा था? अरुण को। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। बाकी ग्रह किधर से किधर घूमता? पश्चिम से पूरा। किसके पास उपग्रह नहीं है जी? बुध और शुक्र। किसके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति। क्या नाम है उसका? ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड। और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास? शनि के पास। शनि का उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। शनि के उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। चलिए, ऐसे में तो आप लोग पूरा ज्योग्राफी में घुस जाइएगा। तुमलापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है कहाँ जी? कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तुमलापल्ली खदान जिस दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश। इसको सबसे याद रखने का अच्छा क्या है? यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। इसलिए अगर तुल्लापल्ली खदान की बात हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जवाहर सुरंग का निर्माण इनमें से किस दर्रे पे हुआ है? बल याद है, ये दोबारा रिपीट हो गया। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ था? हिमाचल प्रदेश। दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ था? क्रिस्टेशियस। किस काल में हुआ था? क्रिस्टेशियस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। दक्कन पठार हम लोग कई प्रकार के पठार पढ़े थे, 6 प्रकार का ना। पहला कौन सा पठार था? आर्कियन कर्म। पहला कौन सा कर्म का पठार था? आर्कियन कर्म की पठार था। आर्कियन कर्म की पठार। दूसरा कौन आ गया था? धारवाड़ पठार। कौन सा था? धारवाड़ कर्म की चट्टान थी। तीसरा कौन सा था? कुडप्पा। कौन सा था? कुडप्पा। चौथा कौन सा था? बिंद कर्म की था। कौन सा था? बिंद कर्म की था। और पांचवा कौन सा था? गोंडवाना। कौन सा था? गोंडवाना। उसके बाद छठा कौन सा था? दक्कन ट्रैप। सबसे बाद में कौन बना था? दक्कन। तो वही कह रहा दक्कन ट्रैप की पठार आपका कौन सा काल का है? क्रिस्टेशियस। कौन सी काल का आता है? क्रिस्टेशियस। सबसे ज्यादा आपका कोयला किसमें पाया जाता है? गोंडवाना लैंड। इसके बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि गोंडवाना लैंड में सबसे ज्यादा क्या क्या पाया जाता? कोयला पाया जाता। कौन कौन नदी आता है इसमें? कोई बात नहीं, थोड़ा देर में मिल जाएगा। पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कैसी वने पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाहरी वन। कारण क्या है? पश्चिमी घाट कह रहा है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है? पश्चिमी घाट। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी वाला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी वाला कहाँ कर रहा है? मेघालय की बात कर रही है। उसके बाद कर रहा है निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार की बात कर रहा है। यहाँ पे कितना बारिश होता है इस सभी जगह पर? 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश कहाँ पे होता है? आपका पश्चिमी घाट या आपका उत्तर पूर्वी का मेघालय वाला। मेघालय में कौन सा? गारो, खांसी, जयंतिया की पहाड़ी वाला हो गया। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी बारिश होता है। तो इसीलिए इसमें कौन सी वने पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। ये अपना पत्ती नहीं गिराता है जी। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में वर्षा आपका कितना होगा? 200 सेंटीमीटर से ऊपर होगा।
पतझड़ वन में वर्षा कितना होगा, जो अपना बिहार में पाया जाता है? अब आप ही लोग जानिए। निम्न में से किस राज्य में 75% से अधिक नहीं होता है? क्या नहीं होता है? निम्न में से किस राज्य में 75% से अधिक वन नहीं होता है? कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 75% से अधिक वन कहाँ नहीं होता आपका? मध्य प्रदेश। चलेंगे, बताइए। निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही का पहचान कीजिए। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है। हिमालय अपनी व्यापगत और अनुप्रस्थ घाटियां, अनुप्रस्थ घाटी नहीं जी, कई घाटियां यहाँ पे पाई जाती है। कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी, मनाली की घाटी, बहुत सारी घाटियां पाई जाती है। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जानी जाती है। जानिए रहे आपका कहाँ से कहाँ तक, नंगा बर्मा से लेकर नमचा बर्मा तक थी। शिवालिक बाह्य हिमालय, तो हम लोग जानते हैं शिवालिक क्या आपका बाह्य हिमालय। सबसे निम्नतम हिमालय ही किसको कहा था? शिवालिक हिमालय। यहाँ पे आपको लिख भी दिया गया सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो एक और कौन हो जाएगा? 3। एक और कौन हो जाएगा? 3। कहाँ है ऑप्शन? सी नंबर। कौन हो जाएगा? सी नंबर। भारत में एक राज्य की निम्न विशेषता है, बताइएगा। भारत में एक राज्य की निम्न विशेषता क्या है? पहला कह रहा है इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं। शुष्क और क्या है? अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों में प्रमुखता दी जाती है। सटीक राज्यों का चुनाव करें। कौन राज्य आएगा? गुजरात आएगा। कौन राज्य आएगा? गुजरात। गुजरात उत्तर पूर्वी में आ गया। इसमें कौन सा हो जाएगा? शुष्क। गुजरात के बारे में बताए थे ना, गुजरात में कौन कौन आपका नदी थी? ताप्ती और नर्मदा। वो तो पहाड़ी है। एक सेकंड, यहाँ पे 3 पहाड़ियां पाई जाती है। कौन कौन पहाड़ी था? पहला कौन सा था आपका? मांडव की पहाड़ी। ये सब हम लोग को भी कंफ्यूजन करेगा। मांडव की पहाड़ी के बाद कौन आएगा? बारदा की पहाड़ी। कौन सा आएगा? बारदा की पहाड़ी। और लास्ट में कौन आएगा? गिर की पहाड़ी। यह एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। तो गुजरात में 3 पहाड़ी कौन हो गया? मांडव की पहाड़ी, बारदा की पहाड़ी और गिर की पहाड़ी। इसको बतलाने का कारण क्या था? जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो यह टकराने के बाद इसका इस वाले भाग में बारिश कराता है, जबकि ऊपर वाले भाग क्या हो जाता? पूरी तरह से सूखा रह जाता। वही कह रहा है कि इसका उत्तरी वाला भाग क्या रहता? पूरा शुष्क और अर्ध शुष्क रहता है। कारण क्या था कि इसका तीनों पहाड़ी जो है इसी साइड में पाया जाता। कौन कौन था? मांडा, बारदा और गिर की पहाड़ी। इसका मध्य वाले और उसका उत्तरी वाले भाग में पहाड़ी नहीं पाया जाता, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून वहां पे बारिश नहीं करा सकता, जिसके कारण उत्तर वाला भाग इसका क्या हो जाता? सूखा रह जाता। तो वही क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तरी वाला भाग क्या रहता? शुष्क और क्या रहता? अर्ध शुष्क रहता। तो किसका विशेषता हो गया? गुजरात राज्य का। गुजरात में कौन कौन पहाड़ी के कारण इसका दक्षिणी वाला भाग में बारिश हो रहा था? मांडा, बारदा और गिर की पहाड़ी के कारण। उसके बाद कह रहा है इसके मध्य भाग में कपास की खेती किया जाता। सही बात है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसल का प्रमुखता दी गई है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी न बी नंबर, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन जीव अभियान में 1973 में शुरू किया गया था? कौन सा अभियान था? टाइगर अभियान। कौन सा था? प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर अभी आपका कौन सा रिपोर्ट आया है टाइगर का? 18वीं है। बिहार आपकी भारत में आपका टोटल कितना टाइगर है? कितना बाघ है आपका? 3682। तो अभी पूरे भारत में बात किया जाए तो कितना आपका बाघ है? 3682। उसमें आपका सबसे ज्यादा बाघ कौन सा राज्य में पाया था? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा आपका टाइगर कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। कितना है? 785। कितना है? 785। उस बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कितना है? 54। बिहार में कितना है? 54। यह कब का रिपोर्ट है? 2022 का। टाइगर रिपोर्ट कब आया है? 2022। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगर कितना है? 3682। पूरे विश्व का कितना परसेंटेज बाघ है? 75%। पूरे विश्व का कितना है? 75% बाघ भारत, अकेले भारत में पाया जाता है। सबसे ज्यादा बाघ आपका कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में 785 को। बिहार में कितना पाया जाता है? 54। 2018 में बिहार में कितना था? 31। 2018 में बिहार में बाघों की संख्या कितना था? 31। तो 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर था। आपका क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों का सीमा बांधता है? इस समय तो आप लोग प्रांगत है। ये कौन हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। चलिए इसके पहले बताएंगे म्यांमार की सीमा कितना किलोमीटर है? 1643 किलोमीटर। कितना किलोमीटर लगता है? 1643।
एक बार सभी का बताइए दीजिए, भारत का सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश। भारत का सबसे ज्यादा सीमा 4096.7 किलोमीटर, 4096.7। उसके बाद दूसरा स्थान पे कौन आता है? चीन के साथ कितना आता है? 3488 किलोमीटर लगता है। उसके बाद कौन आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, कितना लगता है? 3323। उसके बाद कौन आता है? नेपाल। कौन आता है? नेपाल। नेपाल कितना आता है? 1751। नेपाल 1751 किलोमीटर। उसके बाद कौन आता है? म्यांमार 1643। म्यांमार का कितना? 1643। उसके बाद कौन बचा? भूटान। भूटान का कितना लगता है? 699। उसके बाद अफगानिस्तान के कितना? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान का कितना लगता है? 106। तो भारत की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगता है? बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर। चीन का कितना लगता है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर। नेपाल की सीमा कितना लगता है? 1751 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा 1643। भूटान की सीमा 699। अफगानिस्तान की सीमा 106। बताएंगे बांग्लादेश से कितना राज्य टच करता है? 5 राज्य। भारत का कितना राज्य लगता है सीमा? 5 राज्य लगता है। वहीं फिर बताएंगे चीन से कितना लगता है? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आपका पाकिस्तान से 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। और उसके बाद नेपाल से 5 राज्य। नेपाल से कितना लगता है? 5 राज्य। उसके बाद म्यांमार से 4 राज्य। म्यांमार से कितना लगता है? 4 राज्य। भूटान से 4 राज्य। भूटान से 4 राज्य। अफगानिस्तान से 1 केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान से कौन लगता है? 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा बनाती है, चीन से 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद पाकिस्तान 2 केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्य। नेपाल से 5 राज्य। म्यांमार से कितना हो गया? 4 राज्य। भूटान से भी 4 राज्य। अफगानिस्तान से 1 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन था कि म्यांमार के साथ भारत की किन किन राज्यों का सीमा लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सारा क्रम दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और कौन सा? मिजोरम। इसका कितना किलोमीटर लगता है? 1643। भारत का सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश कौन सा था? बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, जिसे कितना राज्य लगता है? 5 राज्य। चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें कि ज्वारमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक, दलहद और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीपें शामिल होता है? तो कौन सा आ जाएगा? मन्नार खाड़ी। कौन सा हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। कौन सी हो जाएगी? मन्नार की खाड़ी। कह निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता, समुद्री जैव विविधता के लिए सुंदरवन क्यों जाना जाएगा जी? तो समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुक्त, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति के लिए कौन जाना जाता है? आपका मन्नार की खाड़ी। कौन सी जानी जाती है? मन्नार की खाड़ी। नंदा देवी कहाँ पे है जी? उत्तराखंड। नंदा देवी आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड। चलेंगे। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट में कितने समुद्री नील किलोमीटर तक लगता है? कितना लगता है आपका? 12 समुद्री। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। कौन कौन था? पहला कौन देखे थे हम लोग? प्रादेशिक सीमा। पहला कौन सा था? प्रादेशिक सीमा। दूसरा कौन सा था? संलग्न क्षेत्र। कौन सा था? संलग्न क्षेत्र। तीसरा कौन सा था? अनियन आर्थिक क्षेत्र। कौन सा था? अनियन आर्थिक क्षेत्र। अनियन आर्थिक क्षेत्र में कितना था आपका? 200 नॉटिकल मील। कितना नॉटिकल मील था? 200 नॉटिकल मील था। और आपका संलग्न क्षेत्र में कितना? 24 नॉटिकल मील था। प्रादेशिक में 12 नॉटिकल। प्रादेशिक सीमा में कितना था? 12 नॉटिकल। प्रादेशिक सीमा कितना नॉटिकल मील तक जाता? 12 नॉटिकल मील। और किलोमीटर में आपको दे दिया कितना किलोमीटर हो जाएगा? 21.9 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 21.9 किलोमीटर। तो प्रादेशिक सीमा की बात करें तो 12 नॉटिकल मील तक आता है आपका। 12 नॉटिकल मील में संपूर्ण अधिकार किसको होता है? भारत को होता है। संलग्न क्षेत्र में क्या होता है? 24 नॉटिकल मील तक। वहां की साफ सफाई एवं आर्थिक अधिकार किनको रहता है? भारत सरकार को रहता है। उसके बाद अनियन आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे, जो 200 नॉटिकल मील तक पाई जाती है, उसमें भारत का क्या अधिकार रहता है? वहां पे अनुसंधान केंद्र खोल सकता है। अनुसंधान केंद्र खोल सकता है। वहां पे जितना भी जीवाश्म वगैरह जो भी चीज पाया जाएगा, उस पर अधिकार किनका होगा? भारत सरकार। किनका होगा? भारत सरकार। तो हम लोग समुद्री सीमा कितना समुद्री सीमा का समझौता कब हुआ था? 1982। कब हुआ था? 1982 में हुआ था, जिसमें यह निश्चित किया गया था प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनियन आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा में कितना नॉटिकल मील दिया गया? 12 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्र में 24 नॉटिकल मील। अनियन आर्थिक क्षेत्र में कितना हो गया? 200 नॉटिकल मील। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 नॉटिकल मील हो जाएगा। चलेंगे आगे।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए जाने जाए? अभी थोड़ा देर पहले बोले थे, क्वेश्चन आने वाला है आगे आपका। गोदावरी वाला तट यहाँ पे पाया जाता है ना जी, आपका गोंडवाना लैंड वाला। तो गोंडवाना लैंड में कौन आ जाएगा? महानदी, दामोदर, सोन नदी, सभी नदी आ जाएगा। महानदी, दामोदर और कौन आ जाएगा? सोन नदी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। यह सब कौन सा क्षेत्र के लिए जाना जाता है? गोंडवाना। गोंडवाना लैंड मतलब गोंडवाना लैंड में कौन सा आ जाएगा? कोयला के क्षेत्र। कोयला क्षेत्र के लिए महानदी, दामोदर और कौन सा हो गया? सोन नदी, गोदावरी वाला भी क्षेत्र आ जाता है इसमें। चलेंगे आगे। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथन, इसको अच्छे से बताएंगे। उत्तर प्रदेश में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने का उद्योग है जी, सही है सही है। हाँ, यह वजन कम करने वाला उद्योग है जी, चीनी खा के देखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के लिए रूप में जाना था। सबसे ज्यादा आपका चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा अभी चीनी उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनमें से? एक से अधिक, सॉरी डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त में एक से अधिक। नहीं, चीनी चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र बनाने लगा। उसका मैटर अलग है, उसको बता देंगे, उसका मैटर अलग है। तो इसमें क्या हो गया? आपका प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र आता है चीनी में। चीनी में करंट में भी तो दिया है, उत्पादन में सबसे ज्यादा। देखिए, गन्ना उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी सबसे ज्यादा कौन बना रहा? महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन करता है महाराष्ट्र, सॉरी उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी बनाने का काम सबसे ज्यादा महाराष्ट्र कर रहा है। इसलिए चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा आ गया? महाराष्ट्र आ गया। तो ऑप्शन नंबर एक से क्या हो जाएगा? अधिक। विशेष फाउंडेशन क्लास में आए। अरे अल्लाह, चले आएंगे। ग्रीष्म के अंत में पूर्वीय मानसून वर्षा होती है, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में जाना जाता है। बताएंगे इसको, सीबीएसई बोर्ड वाले। बस थोड़ा सा खाली उसमें टर्म चेंज किया है, इसीलिए तो बोले सीबीएसई बोर्ड वाले। अम्र वर्षा कहाँ होता है जी? केरल में होता है। अम्र वर्षा कहाँ होता है? केरल में। तो इसी को क्या लिखा है? मैंगो सावर्स। क्या लिखा है? मैंगो सावर। तो अम्र वर्षा कहाँ पे होती है? केरल में। उसी को क्या यहाँ पे लिख दिया है? मैंग्रो सावर्स। चलेंगे आगे। निम्न कथन पर विचार करें। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, सही है, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। बाघ परियोजना बाघों की संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तीनों सही है। क्या हो जाएगा? सभी सही है। मतलब बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? इसके पिछले क्वेश्चन में भी था, 1973 में। 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाने की भी घोषणा हुआ। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम भी चलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। केरवा। केरवा कहाँ हो गया? केसर। केरवा क्या हो गया? केसर। और बिहार में कौन सा आम को जीआई टैग दिया गया? जर्दालू आम। कौन सा आम को दिया गया? भागलपुर का जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन है? कौन हो जाएगा? केरल। केरल का कौन सा बालू था? मोनाजाइड बालू। केरल का कौन सा बालू था? मोनाजाइड बालू। तो भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन के लिए जाना था? केरल। अब बिहार का कौन सा जिला सोना उत्पादन के लिए? जमुई। बिहार का कौन सा जिला सोना उत्पादन के लिए? जमुई। झारखंड का झरिया वगैरह किसके लिए जाना था? कोयला का। मध्य प्रदेश किस लिए जाना जाता? हीरा के लिए। मध्य प्रदेश किस लिए जाना था? हीरा के लिए। सोयाबीन के लिए भी मध्य प्रदेश आ जाएगा। अखबारी कागज किस स्थान पर अवस्थित है आपका? नेपानगर। नेपानगर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश। नेपानगर कौन सी राज्य में है? मध्य प्रदेश। या किसके लिए जाना जाता? अखबारी कागज के लिए। और आपका कौन था एक? होशंगाबाद। होशंगाबाद किस लिए? नोट छापने वाला कागज के लिए कौन जाना जाता? होशंगाबाद। बाद में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज। कब? 1774 में। कब खोदा गया था? 1774 में। कहाँ पे? रानीगंज में। तो भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पे खुदाई किया गया था? रानीगंज में। कब किया गया था? 1774। इस डेट को याद रखेंगे, कब किया गया था? 1774। तो भारत में कोयला खान का खोदी गई आपका कहाँ पे था? रानीगंज, आपका 1774। झरिया भी किसके लिए जाना जाता है जी? कोयला के लिए ही जाना जाता है। ये सब कहाँ पाया जाता है? आपका झारखंड राज्य में पाया जाता है। उसके बाद भारत की जनगणना 2021 के अनुसार 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? भील है। इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। पहला स्थान पे कौन आता है? भील। दूसरा स्थान पे कौन आता है? गोंड। और तीसरा स्थान पे संताल। तो पहला पे हो गया भील, दूसरा पे कौन हो गया? गोंड, तीसरा पे कौन हो गया?
पहला पे गोंड, दूसरा पे भील, सॉरी, पहला पे भील, पहला भील, दूसरा गोंड, तीसरा कौन हो गया? संता। पट्टिसीमा, पट्टिसीमा प्रोइना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ? आपका ये कृष्णा और गोदावरी से जुड़ा। किससे जुड़ा हुआ है? कृष्णा और गोदावरी। पट्टिसीमा प्रोइना निम्नलिखित में से किस आपका नदियों से जुड़ा हुआ? तो कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपको? बी नंबर। कृष्णा कहाँ से आ रही थी जी? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती? बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब पूर्वी तट पर बहने वाली नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक की पहाड़ी। गोदावरी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब यह भी कहाँ की नदी है? पूरब घाट के बहने वाली नदी। महानदी, महानदी भी किसकी है? पूर्वी घाट में बहने वाली नदी। गोदावरी नदी भी पूर्वी घाट में, गंगा भी पूर्वी घाट में, ब्रह्मपुत्र कहाँ का? पूर्वी घाट। कृष्णा और कावेरी वही था। कावेरी, कावेरी कहाँ से आ रही थी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी कहाँ से निकलती? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जो कहाँ पाया जाता है? आपका कर्नाटक राज्य में। भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में है? कहाँ हो जाएगा? झारखंड। भूमिगत कोयला दहन किस राज्य में आपका पाया था? तो झारखंड राज्य में। बिहार किस जिले में अबरक का भंडार है? कहाँ हो जाएगा? गया। बिहार में किस जिले में अबरक का भंडार पाया जाता? गया में पाया जाता। बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन हो गया? रोहतास। पुरुष में भी ज्यादा पढ़ा कौन सा है? रोहतास। महिला में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? रोहतास। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या बिहार में कहाँ पे है? पटना। बिहार में सबसे ज्यादा शहरी संख्या कहाँ पे? पटना। दामोदर, कोयल और सोनरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलते हैं? छोटा नागपुर की पठार से। दामोदर, अब तो नदी में आप लोग से गलत कभी नहीं होगा। दामोदर, कोयल और सोनरेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। उसके बाद मेघालय के पठार में तो मेघालय पठार जो जानते हैं, दक्कन का पठार महाराष्ट्र हो गया। निम्नलिखित आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी में से तुलना करें। बताएंगे इस सब के बारे में भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरी तरह से? पहला कह रहा है कि अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है। सही बात है। बारहमासी होने का कारण क्या था? 4400 मीटर, 4400 मीटर के ऊपर जाने पर आपका क्या होता है? हिम, मतलब वहां पे जमना शुरू हो जाता है, और हिम के पिघलने के कारण यहाँ की नदियों में हमेशा क्या होता है? जलस्तर बना हुआ रहता है। पहला आपका क्लियर है, या बारहमासी है। जबकि हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी आपका बारहमासी नहीं होता। या किस पे निर्भर रहता है जी? वर्षा पे निर्भर। किस पे निर्भर रहता है? वर्षा पर। क्योंकि यहाँ का आपका अधिकतम ऊंचाई कितना था अनायमुदी का? 2695। अनायमुदी का ऊंचाई कितना था? 2695। कितना था? 2695। और हिम कितना पे बनता है? 4400 मीटर की ऊंचाई पर। या मतलब हिम नहीं जमेगा तो यह बारहमासी नहीं होगा। किस पे डिपेंड करेगा? वर्षा पे। पहला क्या हो गया जी? सही है। प्रायद्वीपीय नदी में से तुलना करें तो अधिकांश हिमालय की नदी क्या है? बारहमासी है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी क्या है? वर्षा पर निर्भर है। सही है। दूसरा कथन क्या कर रहा है? हिमालय नदी है यह। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में क्या है? अधिक सारा, अधिक खाड़ा होगा। क्या हो जाएगा? अधिक खाड़ा हो गया। अधिक खड़ा है। यह भी सही है आपका। क्या हिमालय नदी क्या है? हिमालय की जानते हैं आपका चोटी क्या है? ऊंचा ऊंचा है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रायद्वीपीय पठार का क्या ऊंचाई? छोटा छोटा है। तो इसलिए हिमालय नदी का आपका तुलना करेंगे तो यह क्या होता है? प्रायद्वीपीय भारत से ज्यादा खड़ा होता है। तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा कह रहा प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कार्य करती है। ऐसा होता है क्या? हम लोग देखे थे जब नदी के बारे में पढ़े थे, युवा अवस्था में कौन है? हिमालय नदी। युवा अवस्था में कौन सा? हिमालय की नदी। तो युवा जो रहेगा वही ना काटने छांटने का ज्यादा शक्ति रखेगा। तो युवा आपका, युवा नदी में कौन सा हो जाता है आपका? हिमालय की नदी। हिमालय से जितना नदी निकलती वह युवा अवस्था में है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदी निकलने वाली कौन सी अवस्था में? प्रौढ़ अवस्था में। कौन सी अवस्था में? प्रौढ़ अवस्था में। इसीलिए आपका जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है इसको ज्यादा अप्रदन अर्थात काटने छाटने की शक्ति नहीं होती है। और जब हम लोग ज्वालामुखी देखेंगे तो ज्वालामुखी में देखेंगे यहाँ पर जितना भी आपका प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ अधिकांश ज्वालामुखी के चट्टान के फूटने से हुआ है। और यह ज्यादातर यहाँ का चट्टान क्या है? कठोर है। और यह कठोर चट्टान में होने के कारण जो ये नदी बहती है क्या करता है? इसको ज्यादा काट नहीं पाती है।
और इसमें भी एक दूसरा खास रीजन क्या था, इसमें यहाँ का जो था यह इसका समुद्र क्या पड़ता है, नजदीक पड़ता है। समुद्र नजदीक होने के कारण क्या होती है, यह जल आपका तुरंत यहाँ पे मिल जाता है समुद्र में, इसलिए इसको ज्यादा मैदान ना मिलता ना पहाड़ी मिलता, तो यह काटेगा किसको, इसीलिए आपका क्या होता है, प्रायद्वीपीय भाग की नदी को काटने की क्षमता कम होता है, क्योंकि यहाँ का पठार पर आपका उत्तर भाग के पठार से क्या है, ज्यादा मजबूत है। तो आपका क्या हो गया, यह ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो को सही हो गया। हिमालय नदी हमेशा सालों भर बहती है, प्रायद्वीपीय बढ़ते क्या है, वर्षा पे निर्भर रहती है। हिमालय की नदी की खाड़ी क्या होता है, ज्यादा खड़ा है हिमालय। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी को काटने की क्षमता कम होती है। चलेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, 1 और 2। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया जाता है, या क्या हो जाएगा आपका, जियोसिनक्लाइन। क्या हो जाएगा, जियोसिनक्लाइन। थोड़ा थोड़ा अब एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा। कौन हो जाएगा, जियोसिनक्लाइन। किस में आता है, जियोसिनक्लाइन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है, बताएंगे इसके। कौन होगा विक्रम इसमें, ऑप्शन नंबर कौन आंसर लेंगे, ई नंबर, सी, ई नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का झील है, तो आपका बुलर झील कहाँ है जी, जम्मू कश्मीर। बुलर झील आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और आपका लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र झील आपका जो पूरे मीठे पानी का झील है, कौन सा है, लोकटक झील। तो बुलर भी मीठे झील का झील है, और आपका बुलर लोकटक भी क्या है, मीठे जल का झील है। बुलर जो आपका लोकटक झील कहाँ पाया जाता है, मणिपुर। कहाँ पाया जाता है, मणिपुर। इसी पर केबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। केबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस पर, लोकटक पर। दरोगा का क्वेश्चन भी रहा है। तो लोकटक झील आपका कहाँ पड़ता है, मणिपुर। यह भी मीठे जल का झील है, और बुलर भी कैसा, मीठे है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चिल्का झील कहाँ है जी, उड़ीसा। यह खारे पानी का झील है। चिल्का झील कैसी है आपका, खाड़े। उड़ीसा आपका, उड़ीसा में कौन सा पड़ता, चिल्का झील। और सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान। सांभर झील आपका कहाँ है, राजस्थान। तो सांभर झील हो गया राजस्थान में, चिल्का झील कहाँ हो गया, उड़ीसा में। बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर जो मीठे पानी का झील है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर जो पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र मीठे पानी का झील है, जिस पर लोग कौन सा तैरता हुआ पार्क है, किबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, कौन सा ग्रह है आपका, शनि का है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तैरता हुआ ग्रह। तैरने वाला ग्रह कौन सा, शनि है। सबसे ज्यादा उपग्रह किनके पास है, शनि के पास। सबसे ज्यादा उपग्रह किनके पास है, शनि के पास है। इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। तो शनि टाइटन के नंबर का बड़ा उपग्रह। दूसरा विश्व सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो ज्ञानीमीड। हाँ, तो ज्ञानीमीड किसका है, बृहस्पति का। ब्रह्मांड का दूसरा आपका उपग्रह कौन है, टाइटन। और टाइटन किसका है, शनि का। शुक्र के बारे में जानते हैं, पृथ्वी का भिगनी ग्रह किनको कहा जाता है, शुक्र को। मंगल आपको, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल को। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल को। पृथ्वी आपका, पृथ्वी पर जल पाने जाने के कारण पृथ्वी को क्या कहा था, नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलेंगे आगे। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया के प्रसिद्ध विशेषताएं क्या है, लोएस्क। क्या हो जाएगा, लोएस्क। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया के सबसे प्रसिद्ध विशेषताएं क्या आपका, लोएस्क। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी की बटन पार करती है, हिमालय श्रेणी किस पर्वत को पार करती है, उसको हटाइए ना। किस श्रेणी को पार करता है, किसको पार करेगा ये जी, पूर्वी पीर पंजाल। किसको पार करता है, पूर्वी पंजाल। हिमालय की पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी को पार करती है, तो आपको पीर पंजाल को पार करती है। 2011 के जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी के तुलना में सबसे अधिक है, प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में। कहाँ हो जाएगा आपका, मिजोरम। कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी का तुलना में क्या है, उससे अधिक है। तो कौन सा राज्य होगा, मिजोरम राज्य हो जाएगा। निम्न में से कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं आता है, तो पुलिनेज नहीं आता। कौन सा नहीं आता, पुलिनेज। इसमें चिकमंगलूर भी आता, चूर्ण भी आता, बाबा बुदनगिरी भी आता है। सब किसमें आता आपका, कॉफी उत्पादन में कौन सा नहीं आता, पुलिनेज में नहीं आता। थोड़ा सा क्षेत्रीय वाला दे देता है, बताएंगे। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, लेह है कि कच्छ है, लेह है। कौन हो जाएगा, लेह। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, लेह हो जाएगा। बाड़मेर कहाँ पड़ता है,
राजस्थान। बाड़मेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान। कच्छ कहाँ हो गया? गुजरात। कच्छ कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। आपका जैसलमेर कहाँ हो गया? राजस्थान। बाड़मेर भी कहाँ हो जाता है? राजस्थान। भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएगा आपका? भारत में से किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ पे होगा आपका? मध्य प्रदेश में। और आपका ये रामसर साइड सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या गो पाया जाता है? 20 गो। टोटल अभी रामसर साइड आपका कितना हो गया है? 91। रामसर साइड कितना हो गया? 91। और 91 में से 20 कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। और उसके बाद 10 को कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। 10 को कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। अभी 2024 में रामसर साइड में बिहार का किसको शामिल किया गया? नागी और नकटी को। किसको शामिल किया गया? नागी नकटी को। कब शामिल किया गया था? 2024। तो भारत में रामसर साइट की संख्या कितना हो गया? 91। अब रामसर में सम्मेलन कब हुआ था पहली बार? 1971। कब हुआ था? 1971। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? 1982। भारत शामिल होता 1982 में शामिल हुआ था। चलेंगे। भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज्यादा पाया जाता है? आपका महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा वन्यजीव अभयारण्य। खनिज और जिलों में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इसको मिलान कीजिए। बिहार का है, अपना बिहार का है। एक को सही है इसमें। माइलस्टोन कहाँ पे कहाँ पाया था? कैमूर में। इस वाले चैप्टर को भी देख लेंगे हम लोग, खनिज का दृष्टि वाला। पहला कौन हो जाएगा? माइलस्टोन कहाँ पाया जाता? कैमूर में। उसके अलावा कोई भी आपका सही नहीं है। निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह? चेन्नई। तमिलनाडु में और बंदरगाह हम लोग देखे थे। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पाया था? तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पाया था? तमिलनाडु। और कोई बंदरगाह है वहाँ? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ पाया था? तमिलनाडु। तो चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर बंदरगाह दोनों सब कहाँ पाया जाती है? आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। किधर से किधर सराहने कर रहा है आपको? पूरब से पश्चिम, मतलब इधर से उधर जाना है। इधर सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले जगह बताइए ना। ये गारो की पहाड़ी कहाँ पे है? मेघालय में। पहले जगह पे फ्लिप कीजिए ना। मेघालय में। गारो की पहाड़ी कहाँ हो गया? मेघालय। नंदा देवी कहाँ पाया थे? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पाया था? उत्तराखंड। कामेद भी कहाँ है? उत्तराखंड। कामेद भी कहाँ है? उत्तराखंड। और केटू कहाँ है? लद्दाख के पास पा जाएगा। तो कौन हो जाएगा आपको? पहले गारो, गारो की पहाड़ी इधर से जाना है ना हम लोग को। पहले गारो की पहाड़ी। गारो के बाद कौन आएगा? नंदा देवी। नंदा देवी के बाद आपका कौन पड़ता है? कामेत। नंदा देवी के बाद कौन पड़ता है? कामेत। कामेत के बाद कौन हो जाएगा? केटू। कामेत के बाद कौन हो जाएगा? केटू। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1 2 3 4। चलिए मिलान कीजिए। वैशाली। वैशाली किस लिए जाना जाता? पुष्प उत्पादन के लिए। वैशाली किस लिए जाना जाता? पुष्प उत्पादन। और भागलपुर अपना किस लिए जाना जाता है? रेशमी वस्त्र के लिए। भागलपुर किस लिए जाना था? रेशमी वस्त्र के लिए। और जमुई सोना के लिए। जमुई किस लिए जाना था? सोमा। और बाकी एगो बचा मधेपुरा किसके लिए? रेल डिब्बा कारखाना। तो वैशाली हो गया पुष्प उत्पादन के लिए। भागलपुर हो गया आपका रेशमी वस्त्र के लिए। जमुई हो गया सोना के लिए। मधेपुरा हो गया रेल डिब्बा के लिए। कितना पावर का बना था जी? 1200 पावर का। भारत में गांव में नगर की ओर, इसको बताएंगे या कोई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं, बहुत आप लोग आराम से बता देंगे। भारत में गांव के नगर की ओर प्रवास क्यों कर रहा है? मतलब गांव छोड़कर आदमी भारत शहर क्यों आ रहा है? उसका कारण बताना। पहला कह रहा है
शहर में अधिक श्रम की मांग है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मजदूरी मिल जाता है काम करने के लिए। ऑप्शन क्या पहला सही है। दूसरा कह रहा है गांव शहर के बीच में क्या असंतुलन विकास, गांव से ज्यादा विकास अपना शहर में हुआ, इसीलिए आपका गांव छोड़कर आप कहाँ जाता शहर। तीसरा कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में काम कम रोजगार, सही बात है, गाँव में क्या होता है कम रोजगार मिलता है, इसलिए मतलब क्या आपका सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलेंगे आगे। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? श्रीनगर को ले से जोड़ता है। जोजिला सुरंग किसको जोड़ता है? श्रीनगर से ले को जोड़ता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अन्यों से अलग है, बताएंगे इसके बारे में। आप लोग नदी के बारे में पुरंगत है ये। रीजनिंग है और कोई अलग अलग रीजनिंग लगाइए। नर्मदा भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली नदी है जो कि आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। इस सभी नदियों में से एस्चुरी निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी। बाकी कोई नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करता, इसलिए आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। वो एग्जामिनर के दिमाग पे डिपेंड करता है आपका कौन रीजनिंग से लेगा। 2011 के जनगणना में बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक था? यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार दूसरा जाएंगे। दूसरा स्थान दिया है, पहला स्थान नहीं दिया है। अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है तो मतलब क्या हो गया? एसटी की बात कर रहा है। एसटी सबसे ज्यादा आपका कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण। एसटी सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में, जो कि आपका ऑप्शन नहीं दिया है। और दूसरा में कौन आ जाता है? कटिहार। दूसरा स्थान पे कौन है? कटिहार। वह दूसरा नंबर पूछा आपसे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें एसटी की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आपका कटिहार। पहला स्थान पे कौन आता? पश्चिमी चंपारण। दूसरा स्थान पे कौन आता? कटिहार। सबसे कम आपका एसटी कहाँ पे है? खगड़िया जिला में। कौन सा जिला में? खगड़िया जिला में। और आपका एससी की बात करेंगे तो एससी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गया। एससी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गया। और एससी सबसे कम कहाँ पे है? किशनगंज। कहाँ पे है आपका? किशनगंज। सबसे कम कहाँ पाया जाता है? किशनगंज। तो एसटी की बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। सबसे कम एसटी कहाँ पे है? खगड़िया में। वहीं एससी की बात करेंगे, अनुसूचित जाति, तो सबसे अनुसूचित जाति कहाँ पे आपका है? गया में। और सबसे कम कहाँ पे? किशनगंज। यहाँ पे दूसरा स्थान वाला पूछ लिया तो दूसरा स्थान पे कौन हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित अफवाह प्रणाली में से किसमें बिहार की भूमि पर अपवाहित होती है? बताएंगे इसके बारे में। घाघरा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? घाघरा। उसके बाद यमुना। यमुना या बिहार में कहाँ आपका, सॉरी, उत्तर प्रदेश में या कहाँ पे मिल जाती है? इलाहाबाद के पास। कहाँ पे मिल जाता है? इलाहाबाद। नर्मदा तो है ही नहीं बिहार में आपका। महानदी, महानदी भी नहीं आता। महानदी तो उड़ीसा के हो गए। तो कौन आ जाएगा? घाघरा नदी। कौन सी हो जाएगी? घाघरा नदी। तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी होगी? घाघरा नदी। अच्छा, बिहार की मिट्टी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उत्तरी बिहार में बहने वाली नदी, थोड़ा सा फिगर ऐसे वैसे बना है जी। उत्तरी बिहार में बहने वाली उत्तरी बिहार में कौन कौन मिट्टी पाया जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाया जाता। उसके बाद कौन पाया जाता? तराई मिट्टी भी पाया जाता। तराई मिट्टी भी कहाँ पाया जाते? उत्तरी बिहार में, क्योंकि ये आपका पर्वतीय वाला भाग हो गया। उसके बाद बांगर। बांगर और खादर भी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी बिहार में। चलेंगे, सबसे मेन है आपका दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में कौन कौन मिट्टी पाया जाता है? टाल मिट्टी। पहला कौन हो गया? टाल मिट्टी। दूसरा कौन सा? कागारी। कौन सी हो गया? कागारी। उसके बाद कौन आता है? केबाल। केबाल। और कौन सा है? केरल। केरल केबाल है ना, सॉरी, केरल केबाल। कौन सा है? केरल केबाल। उसके बाद एक कौन आता है? बलथर मिट्टी। कौन सा आपका? बलथर मिट्टी। ये सब किधर पाया जाती है आपका? दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार की मिट्टी की बात करेंगे, टाल मिट्टी, कागारी मिट्टी, करेल केबाल और कौन सा हो गया? बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी भी आपका कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार की मिट्टी को याद रखेंगे, टाली, कागारी, केरल केबाल और बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में बहने वाली नदी कौन सी आ गई? घाघरा। महानदी कहाँ से निकल रही थी जी? सीवा छत्तीसगढ़ से। यमुना कहाँ से आ रही थी? बंदरपुर चोटी से। कहाँ से आती है? बंदरपुर की चोटी से। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की चोटी से। नर्मदा कहाँ से आती है? अमरकंटक की चोटी से। चलेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला का प्रमुख भंडार है? झारखंड। कौन सा राज्य होगा? झारखंड। बताएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात सबसे ज्यादा कितना हो जाता है? 918। बिहार का अगर लिंगानुपात की बात करेंगे 918। शिशु लिंगानुपात बिहार का
935। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। अगर लिंगानुपात की बात की तो इसमें चलिए ना जिला भी बता दीजिए। सबसे ज्यादा जिला लिंगानुपात वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा आपका 918 हो गया। इसमें लिंगानुपात वाला कौन हो गया? गोपालगंज। गोपालगंज। और सबसे कम कौन हो जाएगा? मुंगेर। कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। यह कितना आता है आपका? 400 कुछ। मुंगेर कौन आ जाएगा? मुंगेर। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला कौन सा हो गया? गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन हो गया? मुंगेर। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? 94,163 किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? 94,163 किलोमीटर। बिहार का कुल जनसंख्या कितना है? 10,40,40,00,000। 10,40,99,452। बिहार का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 345। तो यह उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण कितना हो गया? 345। अब पूर्व से पश्चिम कितना है? 483 किलोमीटर। कितना है? 483। पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई पूछेंगे तो 483। बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38। बिहार में जिला कितना है? 38। पुलिस जिला सहित कितना है? 40। पुलिस जिला सहित कितना है? 40। और पुलिस जिला दो कौन है? बाघा और नौगछिया। बाघा और कौन सा है? नौगछिया। चलेंगे लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है आपका? कौन सा हो जाएगा? जारा। चलेंगे आगे। चलिएगा इसके बारे में बताएंगे। गंगे डॉल्फिन के बारे में। गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में कथन बताना है। गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में जारी किया गया? नहीं किया गया है। इनमें से कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो कि इसमें प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। सही है। यह इकोलोकेशन का उपयोग आगे बढ़ाती है और शिकार करती है। इसे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। कब दिया गया था मान्यता? 5 अक्टूबर 2008 या 9? 9 में। गंगा को कब दिया गया था? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा डॉल्फिन को कब दिया गया था? 5 अक्टूबर 2009। कौन कौन ऑप्शन हो जाएगा? 2, 3 और 4। कौन हो जाएगा? 2, 3 और 4 हो जाएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। और एगो नाम है इसका शालिग्राम। शालिग्राम नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक को नेपाल में नारायणी और क्या कहता है? शालिग्राम नदी के। पुनपुन गंगा में कहाँ मिलती है? फतवा। पुनपुन नदी कहाँ पे मिलती है? फतवा। अब महानंदा नदी कहाँ मिलती है? मालदा के पास। कहाँ? पश्चिम बंगाल में मिलती है, तो मालदा। तो हम लोग देखिए गंडक नदी को क्या कहा जाता है? नारायणी नदी के नाम से। बूढ़ी गंडक भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें कि ज्वारमुख? ये तो लगता है दोबारा वही क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। यह रिपीट क्वेश्चन है आपका, मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अबरख कहाँ पाया जाता है जी? कोडरमा। अबरख कहाँ पे होता है आपका? कोडरमा। कोडरमा कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। किस पठार के कर्क रेखा पर प्रायद्वीपीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड। कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड। बघेलखंड कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। बघेलखंड के पठार कहाँ पे पाया जाती है? मध्य प्रदेश। कौन कौन रेखा की बात कर रहा है आपका? कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा। भारत मानक रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है आपका? 82.5 डिग्री। और आपका कर्क रेखा कितना है? 23.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री। तो मानक रेखा और कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन हो गया? पहला हो गया गुजरात। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां कौन हो गया? मिजोरम। वहीं आपका 82.5 डिग्री देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य आपका आता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश का ही जगह एक पड़ता कौन सा? बघेलखंड। कौन सा पड़ता? बघेलखंड। यही बघेलखंड के पास दोनों सीमाएं रेखा कौन कौन आती है? एक अक्षांश रेखा। यह कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा।
अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? बघेलखंड। और बघेलखंड आपका कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। बघेलखंड कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। तो 82.5 डिग्री आपका जो देशांतर रेखा, भारत के मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों कहाँ पर मिलता है? बघेलखंड में मिलता है। बुंदेलखंड कहाँ पाया जाता है जी? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी। ABCD। चमोली तो ही है जी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। कौन सा जिला हो जाएगा? अल्मोड़ा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो अल्मोड़ा जिला नहीं लगता। फूलों की घाटी भी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड में ही चमोली में होता है। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? नगरी से। कहाँ से निकलता है? नगरी से। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव से पास से निकलती है? आपका नगरी से निकलता है। चलिए, यही था। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे हिस्ट्री के क्लास में। चलिए।